वैश्वीकरण का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संदीप मानुधने और हमारी तपस्या एनुअल प्रिपरेशन की सीरीज में मैं पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा तपस्या का डे 44 आ चुका है और इस डे 44 का हमारा टॉपिक आपके सामने है, विच इज वैश्वीकरण का भविष्य अर्थात द फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे चलें, मंडे को मैं तपस्या डे 45 लेकर हाजिर हो जाऊंगा। लेबर लॉ रिफॉर्म, श्रम कानून सुधार। क्या वाकई वो सुधार है या वो डाइल्यूशन है, समझेंगे। उसके बाद आने वाले बुधवार को तपस्या डे 46 में एनालिसिस ऑफ द स्टिमुलस, भारत सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए यानी कि 20 ट्रिलियन रुपए का जो एक सहायता पैकेज लाया गया है, उसका पूरा A to Z एनालिसिस मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो ये हो गए हमारे 3 सेशन। एक्साइटेड? मजा आएगा? पढ़ने के लिए तैयार हैं? नोटबुक निकाल लीजिए, पढ़ाई शुरू करते हैं। तो तपस्या में आज डे 44 में पहले मैं आपको 1.5 घंटा ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर गवर्नमेंट स्कीम और प्रीलिम एमसीक्यू का पूरा कंटेंट आज के पीडीएफ में मिलेगा। पीटी ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये हमारा आज का टॉपिक वैश्वीकरण का भविष्य। समझ में आया है नहीं? तो प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है? ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके साथ आपकी और मेरी आजीविका जुड़ी हुई है। जब हम वैश्वीकरण के भविष्य की बात करते हैं तो हम याद करते हैं 1991 और पीवी नरसिम्हा राव जी को। पीवी नरसिम्हा राव जी वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति के मद्देनजर, सोवियत संघ के पतन के मद्देनजर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के गिरने के मद्देनजर और भारत में सामाजिक अस्थिरता उस वक्त आई थी, उसके मद्देनजर उदारीकरण की एक पूरी की पूरी नई युग की शुरुआत की थी। वहां से 30 साल की कहानी पूरी हो गई। यह व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट है क्योंकि उस वक्त ठीक मैंने अपना करियर शुरू किया था, तो 3 दशकों की ये पूरी यात्रा हमने देख ली। तो बहुत अच्छे अच्छे इनपुट्स मैं आपको इस पर दे पाऊंगा। बहुत मजा आएगा कि अगले 10 से 20 साल में अब क्या होगा। याद रखिएगा, ये सारे सेशंस हमारे बिगिनर लेवल के होते हैं, हालांकि ये हर तरह के बच्चे के लिए बहुत यूजफुल है। शुरुआत करेंगे प्यारे प्यारे हमारे बच्चों से जो टेस्टिमोनियल्स लिख रहे हैं। मोहम्मद शमीम मुंबई से, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको बहुत मजा आता है हमारे लेक्चर्स में। इसके पहले उनको कभी भी इकोनॉमिक्स, जुडिशरी, सिविक राइट्स में इंटरेस्ट ही नहीं था, अब इंटरेस्ट आ गया। थैंक यू सो मच मोहम्मद शमीम जी, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दोस्तों, इंतजार किस बात का? इस लिंक पर क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा और आपका प्यारा सा टेस्टिमोनियल और चित्र यहां आना चाहिए। पूजा गहलोत जोधपुर से, आपको बहुत मजा आ रहा है, बहुत कुछ देख रहे हैं, सीख रहे हैं और आपने ये कहा है कि भैया इसमें यह बात है कि हम जिस दिन सफल होंगे उस दिन क्रेडिट पीटी एजुकेशन और संदीप सर को देंगे। चलिए, बहुत बहुत। और एंड में लिख भी दिया सर हिंदी फॉन्ट नहीं है इसलिए मैंने अहम ब्रह्मास्मि इंग्लिश में लिखा है। कोई बात नहीं, हमारी तरफ से आपको आशीर्वाद है पूजा जी, आप जीवन में सफल हों और सब बढ़िया हो। शुरू करते हैं आज का काम, वैश्वीकरण का भविष्य, फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अलग अलग ऐसे टाइप के प्रश्नों में पूरा ऐसे हो सकता है 1000 शब्दों का लिखने का। वेदर यू आर एन एमबीए और अ सिविल सर्वेंट और अ वर्किंग एग्जीक्यूटिव, करंटली एट होम और करंटली एट ऑफिस, दिस इज द टॉपिक दैट यू कैन नॉट एस्केप। तो आपको A to Z पूरा प्राइमर दे ही दिया जाए आज। एक्साइटेड और नॉट? सेशन को आते ही लाइक और शेयर किया कि नहीं? क्या फायदा है यार अगर तुम लाइक और शेयर ही नहीं करो, सब बेकार है यार हमारे यहाँ करना। ऐसा मत करो यार भैया। 12 बिंदुओं पर बात करेंगे, स्टार्टिंग विथ द 3 शॉक्स। उसके बाद जाएंगे स्लोबलाइजेशन। अरे सर, स्लोबलाइजेशन ये तो हमने कभी सुना ही नहीं ऐसा कोई टर्म। अरे अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या गुरु। तो चलिए शुरू करते हैं द 3 शॉक्स से। 3 शॉक्स का मतलब है प्यारे दोस्तों 3 झटके। अरे सर, कौन सा झटका? लॉकडाउन तो वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। हाँ यार, मानते हैं लॉकडाउन झटका है, लेकिन अब क्या करें, दुनिया में और भी गम है जमाने में। दोस्तों, अगर विशुद्ध रूप से मैं बात करता हूं ग्लोबलाइजेशन की, उस स्वरूप का ग्लोबलाइजेशन, उस स्वरूप का वैश्वीकरण
जो हमने 1980 से दुनिया में देखा है, जो पश्चिम के द्वारा प्रेरित था, तो इसे लगने वाले अब तक के 3 सबसे बड़े झटके जो पिछले 13 साल में लगे, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007, वैश्विक वित्तीय संकट 2007, उसके बाद अगला संकट था डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किया गया ट्रेड वॉर अगेंस्ट चाइना, और तीसरा संकट है कोविड-19 2020, और यह ट्रेड वॉर 2017 में शुरू हुआ था। तो वैश्वीकरण जैसा आप और हम समझते आए हैं, जिसने दुनिया में ट्रेमेंडस प्रोस्पेरिटी क्रिएट की है, इसमें कोई सेकंड थॉट्स किसी के भी मन में न आए कि क्या वैश्वीकरण से वैश्विक समृद्धि आई? अरे 100% आई है भैया, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। भारत की इतनी दयनीय अर्थव्यवस्था 1990-91 में थी कि बिना एलपीजी, बिना वैश्वीकरण के हम आर्थिक रूप से पूरी तरह से हैंडीकैप हो जाते, पंगु हो जाते। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत को तो बचाया वैश्वीकरण ने। चीन का तो पूरा उदय ही वैश्वीकरण के आधार पर टिका हुआ, इसीलिए वो उसको बचाने में लगा हुआ है आज। बहुत मजे की बात है। तो प्रॉस्पेरिटी जबरदस्त आई, लेकिन ये 3 झटके अब आने वाले 10 सालों में वैश्वीकरण के स्वरूप को, वैश्वीकरण के प्रारूप को, प्रवृत्ति को, नेचर को, कैरेक्टर को बदल के रख देंगे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया भैया कि जो ये 3 शॉक्स आ गए? इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएफसी 2007 की। जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 आया, इस पर मैंने अपने पिछले एक लेक्चर में आपके साथ विस्तार में चर्चा की है। 2.5 घंटे का मेरा लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है, मेरे नाम के साथ चेक कर लीजिए, ग्लोबल हाउसिंग क्राइसिस या अमेरिकन हाउसिंग क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, आपको समझ में आएगा। तो हुआ यह कि अमेरिका में मॉनेटरी एक्सपांशन बहुत भयंकर तेजी से हुआ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जो एक्सेसिव कॉन्फिडेंस आ गया था एलन ग्रीनस्पैन नाम के एक एफबीआई के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को, एफबीआई बोला मैंने, वहां के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन भयंकर जोश में थे। सन 2000 में Y2K क्राइसिस आई थी। सन 2001-2 में .com बस्ट और मिनी रिसेशन आया था। 2001 में ही 9/11 का हमला भी हुआ था। उसके बाद अर्थव्यवस्था को तेजी से दौड़ाने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट गिराए, मॉनेटरी एक्सपांशन किया, यानी मौद्रिक विस्तारवाद की नीति अपनाई। इसके चलते यह हुआ कि पैसे का फ्लो अर्थव्यवस्था के हर स्तर पर बहुत भयानक स्तर से हुआ। इतना भयानक हुआ कि जिन्हें पैसा नहीं दिया ना जाना चाहिए उनको भी दे दिया। ऐसे लोगों ने घरों में पैसा इन्वेस्ट किया और उसी को सब प्राइम लोन कहा जाता था, यानी जो लोन क्रेडिट वर्दी कस्टमर से नीचे के लेवल को दिए गए। अब जब इन्होंने अपनी किस्तें चुकाना बंद की तो सारे इंस्ट्रूमेंट सीडीओ और सीडीएस जो दुनिया भर में तब तक फैला दिए गए थे वो डूबना शुरू हो गए। यहां से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई। मेरा आज का लक्ष्य आपको यह पढ़ाना नहीं है, इसलिए माफी चाहूंगा। उस पर 2.5 घंटे का लेक्चर अलग है। आप बस इतना समझ लो कि एक ऐसा संकट था जिसने दुनिया भर के वित्तीय बाजार की चूलें हिला दी थी और सारे वित्तीय बाजार के प्लेयर्स का एक दूसरे पर भरोसा समाप्त हो चुका था। तो जब एक इंजन के अलग अलग हिस्सों का भरोसा एक दूसरे पर समाप्त होगा तो एक हिस्सा रुकेगा, आगे के सारे हिस्से रुक जाएंगे, तो वो इंजन रुक जाएगा। 2020 का कोविड संकट वही कर रहा है कि क्योंकि लोगों की मौतें हो रही हैं। 2007 में मौतें नहीं हो रही थी, सिर्फ फाइनेंशियल मौत होती थी। तो 2020 इसलिए और भयानक है क्योंकि अब तो फिजिकल मौत हो रही है, तब केवल फाइनेंशियल मौत होती थी। तो यह था पहला झटका। तो जो यात्रा 1980 से धड़ाधड़ 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 भाग रही थी, 2007 में ब्रेक का पेडल पहली बार दबाया गया और अचानक से वैश्विक जीडीपी वृद्धि पर ब्रेक लग गया। यही भारत के साथ भी हुआ। भारत का जीडीपी जबरदस्त गति से बढ़ रहा था, उसके बाद एकदम से 1 साल के लिए स्लो हुआ, तो फिर हमने मॉनेटरी और फिस्कल स्टिमुलस दिया और इकोनॉमी फिर से दौड़ने लग गई 18 महीने के बाद। तब इकोनॉमी को चलाने वालों में डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम हुआ करते थे। उसके बाद अगला झटका आया ट्रेड वॉर 2017 में।
डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के समय से यह बिल्कुल क्लियर था कि उनकी अतिरेकी राष्ट्रवाद की नीति के चलते वो कोई ग्लोबलाइजेशन के समर्थक तो थे नहीं, तो उन्होंने चीन के खिलाफ अत्यधिक प्रशुल्क का युद्ध छेड़ दिया। और चाइना, जिस पर अमेरिका पूरी तरह आश्रित हो चुका था, है, रहेगा, कोई कुछ भी कह ले। आपको एक परम सत्य बता दूं विश्व अर्थव्यवस्था का, अगर आप आज तय करेंगे कि आपको चाइना पर अत्यधिक निर्भरता वाली सप्लाई चेन्स का विकल्प बनाना है, यहां से आपको 5 से 10 साल लगेंगे। इसी को अंग्रेजी में बोलता हूं, द वेरी बिटर ट्रूथ एंड द स्टार्क नेकेड ट्रूथ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इज that if you decide today to create an alternative for your over dependence on Chinese supply lines and Chinese manufacturing and Chinese exports and imports, you're going to take minimum 5 to 10 years to begin to show a significant divergence from the existing model. फंडा समझ में आया? जोश बहुत अच्छी चीज होती है, जोश के साथ होश उससे भी अच्छी चीज होती है। तो प्यारे दोस्तों, चीन से हम अब देखते हैं अमेरिका धीरे धीरे विमुख होना शुरू होता है। इसके पहले दोनों जिगरी यार थे एक तरह से, लेकिन अब वो जिगरी यार नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है अमेरिका के लिए कि चीन अब इतना स्ट्रांग हो चुका था कि वो डरता नहीं है अब किसी से। और जब ये सब शुरू हुआ तो चीन ने एक और पैरेलल में मन बना लिया। चीन को यह बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि हमें हमारी लीडरशिप में कंटिन्यूटी चाहिए होगी, इसलिए उन्होंने शी जिनपिंग को अगले कई करोड़ साल के लिए राष्ट्रपति अपॉइंट कर दिया है कि जब तक ये सूरज चांद रहेगा, शी जिनपिंग तेरा नाम रहेगा। और ये मेन सीक्वेंस का हमारा जो सन है, स्टार है, अभी इसको 450 करोड़ साल और चलना है, तो शी जिनपिंग भी 450 करोड़ साल और हमारे साथ चलेंगे। वही हर चीज के चेयरमैन है, वही हमारे माई बाप हैं। हंसी मजाक बहुत हो गया, बेसिक आइडिया था कंटिन्यूटी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था 2017 में कि ये ट्रंप अब बहुत तकलीफ देने वाला है। I don't believe in giving any tax to anybody. It's just protecting the national interest. Yes, sir. No, sir. I'm not gonna allow. ये सारी कहानी तो आपने इतनी बार हमारे मुंह से सुनी ली है। तो चाइना के साथ ट्रंप ने रिश्ते पुनर्परिभाषित करने शुरू कर दिए। बात समझ में आई कि नहीं आपको? और इस ट्रेड वॉर के चलते ग्लोबल ट्रेड में धीरे धीरे ठंडक आना शुरू हो गई। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ग्लोबल ट्रेड और जीडीपी का बिल्कुल चोली दामन का साथ होता है। अगर ग्लोबल ट्रेड बढ़ रहा है मतलब जीडीपी बढ़ रहा है, और अगर जीडीपी बढ़ रहा है मतलब अल्टीमेटली वो ग्लोबल ट्रेड को भी बढ़ाएगा। इस चीज को थोड़ा गहराई से सोचिए, गहराई से सुनिए, गहराई से समझ लिए। अरे सर, कितनी सारी गहराइयों में उतारोगे? अरे भाई, उसके बिना कैसे मजा आएगा? ये सेशन बिगिनर लेवल का है, वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ गहरी बातें करेंगे तभी ना मजा आएगा। तो दोस्तों, ट्रेड और जीडीपी का रिश्ता, जैसे मैंने कहा, चोली दामन का साथ है। व्यापार बढ़ेगा मतलब जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है मतलब व्यापार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको पता ही होगा, WTO के डायरेक्टर जनरल ब्राजील के रोबर्टो अजीविदो ने त्यागपत्र दे दिया है। अपने समय से 1 साल पहले गुड बाय करके जा रहे हैं। अगर आप समझते हैं सिग्नल्स को, बिटवीन द लाइंस रीड कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया है कि 2020 और 21 वर्ल्ड ट्रेड के लिए कितने बुरे जाने वाले हैं। समझ में आया आपको? 1 साल पहले WTO का डीजी छोड़ के जा रहा है, उसी से समझ लीजिए। तो ये भैया मेरे दूसरा झटका था। आपको बात समझ में आ रही है? और उसके बाद नोवेल कोरोना वायरस जैसे ही आया, वो एक इस प्रकार का झटका था जो किसी ने उम्मीद की नहीं थी, लेकिन उम्मीद करनी थी, लेकिन की नहीं थी, इसलिए मार खा रहे हैं और पूरी तरह से शटडाउन में दुनिया चली गई। तो अब हम ये पाते हैं कि एक ऐसा इंजन जिसने 1980 से लगातार दुनिया को प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ाया, उस इंजन पर लगातार 3 बार परमाणु हथियार चला दिए गए हैं। समझ में आ गया ना आपको? ये पहला हथियार, ये दूसरा और ये तीसरा। किसी भी व्यवस्था पर 3 बार गहरी चोट होगी तो वो लड़खड़ाएगी जरूर। तो वो लड़खड़ा चुकी है, लेकिन ये किस स्वरूप में लड़खड़ा रही है वही हमें देखना है।
इससे पहले कि हम ये देखें कि ये किस स्वरूप में लड़खड़ा रही है, हम प्यारे साथियों ये देखना चाहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन से हमें मिला क्या। मुझे, आपको, अमेरिका को, चीन को, वियतनाम को, अंगोला को, यूरोप को, पाकिस्तान को, वगैरह वगैरह वगैरह, आखिर मिला क्या, मेक्सिको को ग्लोबलाइजेशन से हुआ क्या, है ना, सरल भाषा में। ये एक एक थीम, एक एक विचार जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इस पर कहीं एमसीक्यू बन सकते हैं, इस पर कहीं ऐसे टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस पर इंटरव्यू में सवाल बन सकते हैं। आप गंभीरता से एक एक चीज नोट कीजिएगा। हमारी तपस्या की सीरीज फ्री सीरीज है, ये सीरीज चलती रहेगी, इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है। हमारा आपसे एक ही निवेदन है, कृपया हमारी सारी वेबसाइट्स को लगातार स्टडी करें। अभी आप देख रहे हैं करंट अफेयर की वेबसाइट, इसको बहुत अच्छे से यूज करें। उसके अलावा हमारी सिविल्स तपस्या की भी साइट है, उसको बहुत अच्छे से यूज करें। और तीसरी चीज जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमने अभी अभी हमारे पीटी एजुकेशन एचक्यू के यूट्यूब चैनल पर पेड मेंबरशिप भी प्रारंभ की है। एक ही निवेदन है आपसे, कृपया हमारी पेड मेंबरशिप के साथ भी आप जुड़ जाइएगा। आई रियली होप आप पेड मेंबरशिप के साथ भी जुड़ेंगे। तो ये हमारी करंट अफेयर की साइट है ca.pt education, ये सिविल्स की साइट है civils.pteducation.com। रोजाना आपको डाइजेस्ट चाहिए तो ये फॉर्म भर दीजिए, 2 से 3 दिन में शाम को करंट अफेयर का ऐसा कंपाइलेशन मिलेगा कि आत्मा प्रसन्न हो जाएगी गुरु। और अरे गुरु तो मैं हूं, चेले। और ये हमारा पीटी एजुकेशन एचक्यू का यूट्यूब जहां आप देख रहे हैं, इसमें ये ज्वाइन का बटन दिख रहा है, मेंबर्स एरिया में आ जाइए, बहुत बढ़िया, वहां पर आपको एक नॉमिनल प्राइस पे अच्छे एक्स्ट्रा वीडियोस भी मिलेंगे। आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 3 झटके जब लगे तो ग्लोबलाइजेशन की पूरी यात्रा स्लो हुई। लेकिन फिलहाल हम आपको बता रहे थे कि आपको और मुझे ग्लोबलाइजेशन से फायदे क्या हुए। ये जब मैं बताऊंगा तो आपको आगे की चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। ये विषय तकनीकी है, हम उसको सरलता से बता रहे हैं। मजा आ रहा है ना भैया? देखिए, ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा था फ्री मूवमेंट। इसी पे तो टिका हुआ है ना पूरा। स्वतंत्र रूप से परिचालन किस चीज का मेरे दोस्त? कैपिटल। इस पे से तो सारी कहानी शुरू हुई थी। ट्रेड, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत जो हुई थी ना भैया, वो शुरुआत हुई थी फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन से, वित्तीय वैश्वीकरण से। इतना पश्चिम से कैपिटल का फ्लो आना शुरू हुआ कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक वो एक द्वितीयक स्तर पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, पहले सिर्फ वही इंटरनेशनल फाइनेंस करते थे मोटे मोटे तौर पर, अब प्राइवेट कैपिटल आ गई। तो उस वजह से हुआ यह कि इतना तेजी से वैश्विक वित्त का ढांचा बदला कि लोग बस देखते ही रह गए कि ये कितनी तेजी से सब बदल रहा है। लेकिन बदला तो फ्री मूवमेंट में दुनिया भर की सरकारों ने जैसे ही कैपिटल का फ्री मूवमेंट अलाउ किया तो चीजें बहुत तेजी से बदलना शुरू हुई। यस और नो? अभी तक सब क्लियर दोस्तों? उसके साथ साथ व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। इनफैक्ट ये व्यापार का वित्तकरण ही चल रहा था बैकग्राउंड में, और इसका फायदा डेंग शाओपिंग जैसे बहुत चतुर चीनी लोगों ने उठाना बहुत ही मुनाफाप्रद समझा। यस और नो? कि ये सही समय है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। ये शी जिनपिंग की सोच थी। हालांकि वो कम्युनिस्ट थे, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि कम्युनिज्म कोई भिखारी बनना थोड़ी सिखाता है। सोशलिज्म, कम्युनिज्म का मतलब भिखारी बनो ये थोड़ी, उसका मतलब है अमीर बनो। और वहां से चीन की यात्रा, वो मैंने पिछले लेक्चर में कवर की, तो अब आप तो उसमें चैंपियन हो चुके हैं। तो दोस्तों, कैपिटल का फ्री मूवमेंट, ट्रेड का फ्री मूवमेंट, और अंततः पीपल और आइडियाज का फ्री मूवमेंट। इतना फ्री, इतना फ्री, इतना फ्री कि दुनिया ऐसे कनेक्ट हो गई कि कोई आज ये सोच ही नहीं पा रहा है कि हम सब 50, 60, 70 दिनों से घर में कैद बैठे हुए हैं। आप कहीं से कहीं 2 मिनट में प्लेन से पहुंच सकते थे। मतलब 2 मिनट में, ये ना 10 घंटे में, 20 घंटे में। और ये एक ऐसा गोल्डन फेस था जो अब लौट के कभी नहीं आएगा। ये भी सबको पता है, क्योंकि अब तो जान का ही खतरा आ गया। तो 10 साल जब तक, और फिर अगला पेंडेमिक भी तो कहीं ना कहीं से आता होगा भाई। लाखों प्रजातियां हैं वायरसेस, बैक्टीरिया की, इंसान की तो एक ही प्रजाति है ना। इसकी वजह से दुनिया में जो जीडीपी का ओवरऑल वृद्धि हुई और पैरेलल में एनवायरनमेंट का विनाश हुआ। एक चीज और बता दूं दोस्तों, मैं आगे आपके लिए एनवायरनमेंट पर भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाऊंगा।
आप क्या क्या टॉपिक्स हमसे चाहते हैं बताते चलिए। ये टॉपिक भी आपके सजेशन पे ही लिया गया है। अभी जैसे ही हम 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने में कोविड से बाहर आएंगे ना, दिसंबर 2021 तक बाहर आएंगे धीरे धीरे, तब तक आप खुद को बचाएं, परिवार को बचाएं। मेरी आपसे इत्तिजा है, आपसे मेरी ये दरख्वास्त है, आपसे मेरी ये विनंती है, कोरोना माता का प्रसाद ले लीजिए। जिन्होंने लाइक किया ये सिर्फ उन्हीं के लिए, दूसरे लोग यार ऐसा मत करो। तो दोस्तों, मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि दिसंबर 2021 तक खतरा पूरी तरह से मंडरा रहा है। दिन में 10 बार साबुन से, ये सैनिटाइजर तो थोड़ा फैंसी हो गया, नॉर्मल साबुन से, एकदम जो बिल्कुल रफ एंड टफ साबुन होता है ना, वो डव साबुन नहीं। मेरी त्वचा कोमल हो गई, वो तो वायरस पे भी कोमल रहेगा। एकदम रफ एंड टफ लाइफ बॉय जैसा साबुन की जो बिल्कुल मार पीट के काम आता है वायरस से, उससे हाथों को 10 बार रगड़ रगड़ के धोएं, मास्क लगा के निकलें, ग्लव्स पहन के निकलें, लोगों से दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाएं, अपने परिवार को दिन में 10 बार ये बातें बोल बोल के बोर करें, तो आप सुरक्षित रहेंगे। मत कीजिए और देखिए परिणाम फिर क्या होता है। दोस्तों, ये खतरनाक बीमारी है, समझिएगा। अभी ना वैक्सीन है ना कुछ, और दुनिया की सरकारें ये बात बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं, और इसलिए मई जून में आज हमको अब क्या नया ज्ञान दे रहा है, वी हैव टू लर्न टू लिव विद द वायरस। अरे भाई, 3 महीने पहले तो आप ये नहीं बोल रहे थे ना, आप तो कुछ और ही बोल रहे थे, सारे दुनिया के नेताओं के बारे में बोल रहा हूं। तो इसलिए वैश्वीकरण पर यह संकट, जान का संकट आ चुका है, समझ में आया। तो एनवायरमेंट का भी कबाड़ा हमने खूब किया। तो मेन मुद्दा जो मैं बोल रहा था कि अभी जैसे ही हम इससे बाहर निकलेंगे, हमारे सामने 2030 का क्लाइमेट चेंज का संकट है। आप ये बिल्कुल मत मान के चलिएगा कि कोविड खत्म तो बल्ले बल्ले ऐश। अभी तो जलवायु परिवर्तन कहीं गया थोड़ी है, वो तो अपनी जगह बैठा है। और आप इस धोखे में तो नहीं है ना कि कोविड से हमारे कार्बन उत्सर्जन गिर गए, और ये कुछ भी नहीं, वो तो एक टेम्पररी फेज था, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है गुरु वो तो। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट तो चल ही रहे ना, ये बिजली कहां से आ रही है। तो वो समस्या अब हमारे सामने है, मतलब ग्रेटा थ्यूनबर्ग फिर से पिक्चर में बहुत जल्दी आएंगी। बात समझ में आई। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन पर। तो जो शब्द हमने ग्लोबलाइजेशन देखा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म अंतरराष्ट्रीय पब्लिकेशंस ने 2018-19 में यूज करना शुरू किया था प्यारे दोस्तों। अब हम बिंदु क्रमांक 2 पर आ गए हैं, और वो शब्द जो उन्होंने इन्वेंट किया कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ने, वो ये कि स्पीड इतनी कम हो गई है दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की कि अब ये उचित होगा कि हम इसे ग्लोबलाइजेशन बोलना शुरू कर दें। यह टर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारत में भी कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट ने यह शब्द यूज करना शुरू कर दिया था, और ये तो मैं 2019 दिसंबर की बात कर रहा हूं, उसके पहले ही हो गया था। अभी तो किसी को पता ही नहीं था कि वायरस आए। शी जिनपिंग सब छुपाते फिर रहे थे। वुहान में जो हुआ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेरा एस्टिमेट है जून जुलाई में हो चुका होगा। 3-4 महीने फैला, किसी को पता ही नहीं। फिर जब पता चला तो सबकी गिरफ्तारियां करवा दी कि ये सब मुंह नहीं खोलते, दबा दो सबको, कि सब दब ही जाएगा। इस वायरस ने तय कर रखा था कि मैं दबने वालों में से तो हूं नहीं भैया, मैं तो क्रांतिकारी वायरस हूं। चीन में तो वैसी क्रांतियों का इतिहास है, तो ये वायरस भी क्रांतिकारी निकला। और वायरस आया पता ही नहीं किसी को जनवरी तक, उसके पहले ये टर्म आ गया ग्लोबलाइजेशन। ये जो टर्म है ना ग्लोबलाइजेशन, इस पर परीक्षाओं में सवाल भी बन चुके हैं। एक तो वो ये कहता था कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर पहले के अपेक्षा कम होती चली जा रही है। समझ में आया आपको? वैश्विक व्यापार वृद्धि दर, वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ रेट, वो भी पहले की अपेक्षा स्लो होता जा रहा है। और अभी वायरस नहीं आया था। तो ये क्यों हुआ? ये प्राइमरली इसलिए हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्रेड वॉर लेकर आ गए थे। बात समझ में आई कि नहीं? व्यापार युद्ध लाए थे। जिसने क्या किया? जिसने जो पहले से स्थापित प्रक्रियाएं थी, टैरिफ के रेट फिक्स हैं, सप्लाई चेन्स फिक्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रारूप फिक्स हैं, उनको पकड़ के ऐसे 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 हिलाना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने बुरी तरह से। तो पूरी व्यवस्था हिल गई और लोग बहुत घबरा गए कि अब आगे क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ भी एक मिनी ट्रेड वॉर छेड़ दिया। वो तो गनीमत, हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर नहीं हैं, इसलिए हम बच गए। हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $310 अरब है, केवल 7 साल से फिक्स है, आगे ही नहीं बढ़ा 1 इंच भी, और अब तो घटेगा बहुत तेजी से इस साल। इसीलिए हमारे मिनिस्टर उसको 1000 अरब पे ले जाना चाहते थे, जो एक अच्छा लक्ष्य है क्योंकि उससे नौकरियां बनेंगी। तो प्यारे दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ यह था कि वैश्विक जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, वर्ल्ड ट्रेड की वृद्धि दर कम होगी। आपको बात समझ में आ रहा है? और यह ट्रेंड WTO ने पकड़ लिया था। विश्व व्यापार संगठन हर साल एक वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जारी करता है भैया। ये एक एक छोटी 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 चीज जो मैं बता रहा हूं, कृपया ध्यान रखिएगा। कहीं किसी MCQ के स्वरूप में, कहीं किसी ऐसे के रूप में,
आपसे पूछी जाएगी। इसलिए हर चीज को पढ़ें, हर चीज के नोट्स बनाएं। एक एक हमारे लेक्चर पे आपके 5, 6, 7 पन्ने के बड़े खूबसूरत नोट्स बनेंगे, वो बनाते चलें। अभी तो सीरीज बहुत दूर तक जाना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन का परिणाम कोविड के आने के बाद यह हुआ कि प्रैक्टिकली जब शटडाउन हो गया तो लोगों को यह समझ में आ गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी की तो अब रीबूटिंग हो जाएगी। लेकिन इस रीबूटिंग के प्रारूप क्या होंगे, इस रीबूटिंग की दिशा दशा क्या होगी, वही हम समझने वाले हैं। अब आते हैं एरा ऑफ इंटीग्रेशन के। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ये समेकन का जो एक युग आया था उसके बारे में समझना जरूरी है। द एरा ऑफ इंटीग्रेशन यानी समेकन का युग। इससे पहले कि मैं एरा ऑफ इंटीग्रेशन पर आऊं, ग्लोबलाइजेशन के बारे में एक दो बातें और बताना चाहता हूं। ग्लोबलाइजेशन का सौतेला भाई ग्लोबलाइजेशन दरअसल सभी कंपनियों के लिए, सभी हाई फ्लाइंग कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के लिए, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स के लिए, इवन एंट्री लेवल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए, एमबीएस के लिए बड़ी बुरी खबर था। वो इसलिए बुरी खबर था कि इन जनरल जो हायरिंग और रिक्रूटमेंट के ट्रेंड्स होते हैं बाजार में, वो इसी से गवर्न होते हैं। तो जब आप देखते हैं कि पहले जिस प्रकार से हायरिंग, रिक्रूटमेंट और ये सब होता था, वो सब बदल गया, क्योंकि कंपनियां सर्टेनिटी चाहती हैं। कंपनियां 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का एक सर्टन आउटलुक चाहती हैं। वो सब धीरे धीरे क्लाउडी हो गया। कई बार मौसम क्लाउडी होते हैं, यहां पे बेनिफिट भी नहीं ले पाए। तो कंपनियों के लिए दिक्कत यह हो गई कि सारा मौसम ही क्लाउडी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रोज एक नया बम फेंक रहे हैं और वो तो उठ के कुछ भी बोल देते हैं। उसकी हालत, उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। और कंपनियां इतनी डर गई थी उसके बाद कि बहुत सारे लोगों ने अपनी हायरिंग को काफी हद तक सबड्यू कर दिया। दुनिया भर की बात कर रहा हूं, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं। उसके ऊपर से आया है कोविड, जिसने उस अनसर्टेनिटी को प्लेन एंड प्योर 100% रिस्क में तब्दील करके रख दिया। लेकिन आशा की किरण अभी भी जिंदा है। मैं आपको अभी समझाऊंगा कि क्यों कोविड में भी एक बहुत बड़ी आशा की किरण जिंदा है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, आज दुनिया में सामान्यतः लोग बोलेंगे कि यार बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, देखो सप्लाई ही बंद हो गए। यू वुड बी वेरी वेरी सरप्राइज टू नो कि अलग अलग रिसर्चर्स ने जब ढूंढा दुनिया भर में, तो उनको पता चला कि कोविड के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिमांड की है, सप्लाई की नहीं। कंपनियां अलग अलग वस्तुओं की सप्लाई करने में पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हुई हैं। सप्लाई चेन्स लंगड़ाते लंगड़ाते ही सही, लेकिन दुनिया भर में चालू हैं। मतलब द शेयर रेजिलियंस ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड सप्लाई चेन्स इज क्रेडिट वर्दी। रेजिलियंस शब्द समझते हैं क्या होता है? कमेंट थ्रेड में बताइए। सेशन के बारे में आपके व्यूज, आपकी राय लगातार देते चलिए। कमेंट थ्रेड पूरा भर जाना चाहिए आपके विचारों से। दोस्तों, अगर हमारे किसी विचार से तकनीकी रूप से आप असहमत हैं, वो भी लिखिए, कोई टेंशन नहीं है। डिसेंट इज वेलकम। यू डोंट अग्री विथ एनी पर्सपेक्टिव, प्लीज प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। बस यार गाली गलौज के साथ मत करना, मजा नहीं आता उसमें। पढ़े लिखे इंसान हो, सभ्य भाषा में लिखना चाहिए। अब आजकल वो सभ्यता बची नहीं है डिसेंट में, लेकिन अब हम शिक्षक हैं तो भैया थोड़ा ज्ञान देते रहते हैं। तो अभी तक समझ में आ गया आपको? चलिए अब आते हैं एरा ऑफ इंटीग्रेशन पे, समेकन का युग। तो एग्जैक्टली ये एरा ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और वंस अगेन अगर हम एरा ऑफ इंटीग्रेशन पर जाएंगे तो आपको एक चीज हम ये जरूर बता दें प्यारे दोस्तों, कि अभी लॉकडाउन की वजह से जो हुआ है कि दुनिया के एयरपोर्ट्स पे ट्रैफिक 90% से ज्यादा डाउन हो चुका है पिछले 3 महीनों में। यह काफी बड़ा शॉक है ना। दुनिया के एयरपोर्ट्स पर और वेहिकुलर ट्रैफिक 90% तक गिर गया है। लेकिन उसके बावजूद सप्लाई चेन्स का कोलैप्स नहीं हुआ है। सप्लाई चेन्स जिंदा हैं। तो सप्लाई चेन्स जो हैं वो उठ के बोल रही हैं, जिंदा हूं मैं, तुम आओ तो सही खरीदने। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी देश अगर स्टिमुलस देना चाहता है तो सप्लाई चेन की तरफ ध्यान मत दो, डिमांड चेन की तरफ ध्यान दो। लोगों के हाथों में पैसा दो, क्योंकि सप्लाई चेन्स मरी नहीं है। आई होप आप बात समझ रहे हैं। आइए
अब चलते हैं एरा ऑफ इंटीग्रेशन पे। अरे सर इतनी देर से बोल रहे हो, जल्दी चलो ना एरा ऑफ इंटीग्रेशन पे। अरे चल रहे हैं गदाधारी भीम, चल रहे हैं। अभी तक का सब कुछ समझ में आया कि नहीं, ये बताओ मुझे। यस सर, आ गया है, आ गया है ना, समझदार बच्चे हो यार। दुनिया के इतिहास में दोस्तों, मैं आ गया हूं एरा ऑफ इंटीग्रेशन, समेकन का युग। दुनिया के इतिहास में अलग अलग समय इंटीग्रेशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि दुनिया हमेशा से अलग अलग साइलोज में एक दूसरे से कटी हुई रही, बिल्कुल भी नहीं। तो विश्व के इतिहास में इंटीग्रेशन एक बड़ी आम बात रही है, समय समय पर, समय समय पर, समय समय पर। लेकिन जिस प्रकार का इंटीग्रेशन हमने इस युग में देखा है ना, यह अभूतपूर्व रहा है, क्योंकि पैरेलल में टेक्नोलॉजी भी आ गई थी। तो 1980 के बाद का इंटीग्रेशन 2007 तक का जो हुआ, यह सच्चे मायनों में ऐतिहासिक रहा है, हिस्टोरिक रहा है। बात समझ में आई दोस्तों? यस और नो? तो यह ऐतिहासिक समेकन जो हुआ है, इस समेकन के परिणाम क्या क्या हुए? सबसे पहला परिणाम इस ऐतिहासिक समेकन का हुआ चाइनास राइज। चीन के साम्यवादियों के भेजे में यह बात बहुत जल्दी घुस गई कि यार अपनी गरीबी से अगर बाहर आना है तो यह दुनिया जो ओपन हो रही है, इस बग्गी पे चढ़ जाओ। कैपिटल, पीपल, टेक्नोलॉजी, साइंस, आईपीआर, आर&डी, मैन्युफैक्चरिंग, लग लो सबके साथ में, क्योंकि अलग पड़े रहेंगे तो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। बात समझ में? चाइना तो एक बंद सोसाइटी थी, लेकिन डेंग जाओपिंग को टाइमिंग देखिए आप। डेंग जाओपिंग जैसा एक साइंटिफिक माइंडेड इंजीनियर वहां का सुप्रीम लीडर बना 79 में। उसको ये समझ में आ गया, उनको ये समझ में आ गया कि यार ये मौका है, अभी लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, क्योंकि दुनिया ओपन हो रही है, आ जाएगी मेरे यहां। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे गोलियां चलाता हूं, टैंक चलाता हूं, दुनिया नजरअंदाज कर देगी, क्योंकि चीन में मेरे पास मार्केट है, बाजार है, तो लोग आएंगे। तो चीन का जो उदय हुआ, ये सबसे बड़ी बात थी। पीपल, गुड, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, सारी चीजों का ग्लोबलाइजेशन हुआ। जनता आने जाने लगी, वस्तु व्यापार बहुत भयानक गति से बढ़ा। पूंजी एक कंप्यूटर का बटन दबाते यहां से वहां जाने लगी। इंफॉर्मेशन यानी जानकारियां यहां से वहां। प्यारे दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा, नॉलेज सोसाइटी। कितने बच्चों ने सुना है? सुना सबने है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉलेज सोसाइटी यानी ज्ञान आधारित समाज का मूल मंत्र क्या होता है, तो बहुत कम बच्चे बता पाते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम बोलते हैं ज्ञान आधारित समाज आज बन चुका है, उसका मतलब यह होता है कि हमारे समाज में आज, समाज में मतलब है मानव समाज यानी अर्थव्यवस्था भी आ गई। नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज सोसाइटी का मतलब होता है कि किसी भी व्यवस्था को चलाने का जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, वो है ज्ञान। तो आज की नॉलेज सोसाइटी में रॉ मटेरियल इज नॉलेज, ज्ञान। तो ज्ञान की कोई हायरार्की होती होगी, क्रमानुक्रम होता होगा, बिल्कुल होता है ना दादा। ज्ञान का क्रमानुक्रम यानी जो हायरार्की होती है ना, वो बड़ी मजेदार होती है। सबसे पहले आता है डेटा, मूल आंकड़े। भारत का जीडीपी 203 लाख करोड़ यानी रुपए 203 ट्रिलियन है। उसके बाद आती है इंफॉर्मेशन। भारत के जीडीपी की वृद्धि दर 7 क्वार्टर से लगातार गिरती जा रही थी। उसके बाद आता है नॉलेज। भारत का जीडीपी इसलिए गिर रहा था क्योंकि उसके इंजन्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के और इन्वेस्टमेंट के दोनों बुरी तरह से नीचे आ गए थे। और उसके बाद आती है विजडम, बुद्धिमता। हमें स्टिमुलस में लोगों के हाथ में डायरेक्ट पैसा देना चाहिए ताकि ये दोनों इंजन दौड़ पड़े, ताकि ये रिवर्स हो, ताकि ये जीडीपी जितना क्रैश हुआ है धीरे धीरे 2-3 साल में रिकवर कर जाए।
आपको नॉलेज हायरार्की समझ में आई? मैं तो प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ बात करने वाला आदमी हूं, इससे अच्छा नहीं समझा सकता था मैं। तो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, विजडम है, ये होती है नॉलेज सोसाइटी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो नॉलेज सोसाइटी का मतलब है ज्ञान आधारित समाज, जहां पर ज्ञान रॉ मटेरियल है और इस ज्ञान के दम पर ही आप अपना करियर बना सकते हो, अर्थव्यवस्था चल सकती है, दुनिया आगे बढ़ सकती है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यस और नो? क्षमा चाहता हूं, दरवाजा थोड़ा ज्यादा जोर से बंद हो गया। वर्किंग फ्रॉम होम के अपने बहुत सारे पर्क्स हैं, फायदे हैं, तो उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं ठाकुर। लेकिन वर्किंग फ्रॉम होम में बहुत मजा आ रहा है। अब 50 दिनों से हमने घर में स्टूडियो बनाया और वही काम कर रहे हैं, और अकेले ही कर रहे हैं सारा। पहले पूरी टीम करती थी। तो इससे भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बहुत लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस दुनिया भर में आएंगे। समझ में आ रही है ना बात आपको? एनीवे, तो ये नॉलेज सोसाइटी का फंडा क्लियर हुआ कि नहीं आपको? हम बात कर रहे थे एरा ऑफ इंटीग्रेशन, तो चीन ने क्या किया? पीपल, गुड, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, इसकी बहती गंगा में चीन भी शामिल हुआ। सिर्फ चीन क्यों, भारत भी तो हुआ, हमें भी तो फायदा हुआ। हमारी आईटी इंडस्ट्री का पूरा उदय इस वजह से हुआ, हमारी फार्मा इंडस्ट्री का पूरा उदय इस वजह से हुआ, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पूरा उदय इस वजह से हुआ। तो ऐसा थोड़ी कि भारत पीछे रह गया, बिल्कुल भी नहीं। हम जितना कर सकते थे हमने किया है, हालांकि हम और ज्यादा भी कर सकते थे। ये बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन दोस्तों, इस एरा ऑफ इंटीग्रेशन को जबरदस्त झटका लगा 2007 में, जब अमेरिका में लिहमान ब्रदर्स नाम का बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रातों रात बैठ गया। और लिहमान ब्रदर को अमेरिकी सरकार ने, बराक ओबामा ने डूबने दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई तुमने इन्वेस्टमेंट के गलत डिसीजंस लिए हैं तो तुम भरो ना, जैसी करनी वैसी भरनी। वो बात तो ओबामा की ठीक थी, लेकिन जैसा मैंने कहा, होता क्या है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कोई भी हिस्सा सिस्टम का अकेला नहीं चलता है, सब जुड़े हुए होते हैं। और अगर एक हिस्सा डूबता है तो दुर्भाग्यवश वो पूरे सिस्टम को जाम कर देने की ताकत रखता है। बात समझ में आ रही है आपको? मेरा 2.5 घंटे का अलग से लेक्चर है ना, वो देख लेना। तो लिहमान ब्रदर्स जब गिरा, उसके बाद यह हुआ कि ओबामा साहब के हाथ पांव फूल गए और उनको यह समझ में आ गया कि मुझे एक बहुत बड़ा पैकेज लाना पड़ेगा, नहीं तो पूरी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। और फिर एक दूसरी कहानी शुरू हुई। वहां तक तो सब ठीक है। इस लिहमान ब्रदर इंसिडेंट और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने बहुत बड़ा झटका इस इंटीग्रेशन की प्रोसेस को दिया। बात समझ में आई? और इस इंटीग्रेशन की प्रोसेस को स्लो कर दिया। तो उसका कोई भौतिक सबूत है हमारे पास? बिल्कुल है ना यार गुरु। भौतिक सबूत यह है कि ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी या तो स्टैग्नेंट हो गया या गिरने लग गया। मैं वैश्विक जीडीपी की बात कर रहा हूं। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यापार और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विदेशी पूंजी निवेश, ये या तो स्टैग्नेंट हो गया या कई देशों में ये गिरने लग गया। जिससे यह पता चलता है कि इंटीग्रेशन की प्रोसेस पर एक तरह से ब्रेक लग गया था। तो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था टूटी क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं टूटी क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने अरबों खरबों डॉलर फेंक रखे हैं बाजार में। प्यारे दोस्तों, आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा, हालांकि जो आप में से बुद्धिमान है उन्हें तो पहले से ही पता है, कि दुनिया में जो 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, रियल इकोनॉमी एंड द फाइनेंशियल इकोनॉमी, वास्तविक अर्थव्यवस्था जहां इंसान काम करते हैं, कुछ मटेरियल चीजें पैदा होती हैं, और वित्तीय अर्थव्यवस्था, स्टॉक बाजार, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो आज जितना कमजोर है उतना पहले कभी नहीं रहा। तो रियल इकोनॉमी और फाइनेंशियल इकोनॉमी आपस में काफी हद तक डीलिंक हो चुके हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक द्वारा दी जा रही लिक्विडिटी से फाइनेंशियल मार्केट चल रहे हैं। और बड़े बड़े नेता वैसा करवा रहे हैं। ट्रंप इसलिए करवा रहे हैं कि अगला चुनाव जीतना, बिकॉज प्लंजिंग स्टॉक मार्केट इंडाइसेस ऑलवेज मेक बैड न्यूज। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये इंटीग्रेशन का युग धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उसके बाद उस पर मार मार दी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स ने। जब उन्होंने टैरिफ यानी प्रशुल्क, आयात प्रशुल्क अनाप शनाप बढ़ाने शुरू किए तो लोगों को समझ में आ गया कि ये इंटीग्रेशन का सुनहरा युग किसी ना किसी रूप में अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली हम समाप्त ही मान लें। अब इसका असर आप पर भी आएगा, मुझ पर भी आएगा, क्योंकि हम
जिन पैटर्न्स के आदी हो गए हैं 1990s 2000s में कि भाई भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, यहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल नौकरियां देने आती हैं, गूगल में नौकरियां मिल रही हैं। एक तो क्या है, किसी बच्चे का गूगल में सिलेक्शन अगर हो जाए तो भारत में वो राष्ट्रीय त्योहार होता है। इस पर कोई चिंता नहीं कर रहा है कि भारत अपना गूगल क्यों नहीं बना रहा है। मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भरता का जो एक कॉल दिया गया है, तो इस दिशा में अब भारत के लोग गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, शाओमी जैसे फ़ोन, ओप्पो वीवो जैसे फ़ोन, एप्पल जैसे सॉफ्टवेयर और फ़ोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बनाने की दिशा में सोचेंगे। डर गए? बहुत छोटी सूची है ये, तो इससे 10 गुना बड़ी सूची है। आप सुबह 6 बजे घर में उठते हैं, 12 बजे सोते हैं, वहां से पूरा हिसाब लगा लो आपने कितने अमेरिकन, यूरोपियन, चाइनीज, ताइवानीज, जापानीज प्रोडक्ट यूज किए। इतनी लंबी सूची है, हमारे पूरे बाजार लुट चुके हैं। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जो पैसा भारत से कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं बना रहे हैं? ये बात मैं 10 साल से बोल रहा हूं, आज भारत सरकार भी बोल रही है। लेकिन क्या हम परिवर्तन ला पाएंगे? मुझे नहीं पता, हो सकता है हम लाएं। कई बच्चों को आज भी समझ में नहीं आता कि भारत को अपना गूगल क्यों चाहिए, फोकट तो है गूगल, गूगल फ्री तो है। ऐसी सभी महानुभावों को मैं साष्टांग दंडवत प्रेषित करता हूं। आप महान हैं, आपको इस देश का नेता होना चाहिए, आप इस देश को सही नेतृत्व दे सकते हैं। समझदारों, उठो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जागो और समझो। नॉलेज इकोनॉमी में जो इन ग्लोबल इंटरनेट प्रॉपर्टीज पे कंट्रोल करेगा वो दुनिया पे राज करेगा, और हम सिर्फ कंज्यूमर बन के रह गए हैं। ये बात बहुत कड़वी लगती है लोगों को मेरी बोली हुई, बोलना पड़ेगा, किसी को तो बुरा बनना ही पड़ेगा। बन गए हम बुरे भैया। जिनको अच्छी लगी हो सेशन को लाइक और शेयर इसी बात पर कर देना भैया। और आपका सहयोग हमारे YouTube चैनल को चाहिए, सब्सक्राइब करो और ज्वाइन भी जरूर करो। मंथली मेंबरशिप फीस बहुत नॉमिनल है, आपका सहयोग मिलेगा, हमारी हिम्मत बनी रहेगी। साथ ही साथ इन फ्री साइट्स को सिविल तपस्या की और करंट अफेयर्स की रोजाना यूज कीजिएगा। तो दोस्तों, ये समेकन की प्रक्रिया हो गई धीमी। बात समझ में आई कि नहीं आपको? और जैसे ही ये समेकन की प्रक्रिया धीमी हुई, उसके बाद आ गया कोविड। अब आते हैं अगले बिंदु पर, चौथे बिंदु पर। बोर तो नहीं हो रहे हो सेशन में? मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूं, धीरे धीरे, ताकि हर बच्चा कैच कर सके। स्कूल के बच्चे को भी समझ में आना चाहिए, केवल पीएचडी के लिए नहीं है, यह हर किसी के लिए है। हर एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि आपकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा। सिविल सर्विसेज में तो आना ही है। इवन फॉर एमबीए एंट्रेंस दीज कॉन्सेप्ट्स आर द फाउंडेशन। हाँ, मैं थोड़ा हिंदी में यहां ज्यादा बोलता हूं, तो आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन दिमाग में करना पड़ेगा। उतना तो तुम कर सकता है, तुमको हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, करो ना ट्रांसलेशन, दिमाग में कर ले, समझदार आदमी लगता है। गवर्नेंस इश्यूज पॉपिंग अप। अब ये गवर्नेंस इश्यूज क्या होते हैं, आइए समझें। जब हम गवर्नेंस इश्यूज पॉपिंग अप बोलते हैं दोस्तों, तो हमारा आशय होता है देश की सरकारों का किसी मुद्दे के प्रति जो सोच समय समय पर बनता और बिगड़ता है। सोनू निगम हमको ये फलसफा पहले ही दे चुके हैं। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। तो सोनू निगम बहुत बड़े फिलोसोफर है, लोग उनको समझ ही नहीं पाए, बोलते हैं गायक हैं। गायक क्या, वो तो गाने में उन्होंने बता दिया था कोविड आएगा। छाव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा। लेकिन लॉकडाउन में घर के अंदर ही जीना है, बाहर नहीं निकलना है। तो गवर्नेंस इश्यूज से हमारा क्या आशय है? प्यारे दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देशों का पर्सपेक्टिव कोविड के प्रति जो रहा है, उसने ये बहुत ही स्पष्ट कर दिया है दैट देयर इज नो सिंगल ओपिनियन। कोई एक राय है ही नहीं, एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन as to what an ideal response should be। तो स्वीडन बोलता है कि मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, फ्रांस लॉकडाउन करता है, जर्मनी नहीं करके टेस्टिंग बहुत जबरदस्त करता है और 40+ में मैक्सिमम मोर्टेलिटी देख रहा है, ज्यादा यंग है वहां पे। टर्की 60-65 के आगे के लोगों को घर से निकलने नहीं दे रहा। भारत 50 दिन का कॉम्प्रिहेंसिव लॉकडाउन कर देता है। इंटरेस्टिंगली आज हमारा 16 मई है, जिस दिन मैंने सेशन लिया। यह सेशन आपके अगले 5 साल के लिए वैलिड है, चिंता मत करना। नीति आयोग के डॉक्टर पॉल ने 24 अप्रैल को एक प्रेस वार्ता में एक लंबा चौड़ा ग्राफ दिखाया था,
और उस ग्राफ में उन्होंने ये दावा किया था, नीति आयोग के एम्पावर्ड ग्रुप के सदस्य हैं भाई साहब, कि 16 मई को भारत में नए कोविड केसेस की संख्या हो जाएगी 0। ये दावा है नीति आयोग का, समझ में आया आपको? मतलब आज कोविड भारत में नए केसेस खत्म हो जाने थे। बधाई हो आपको, भारत से कोविड नष्ट हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों, गवर्नेंस में हम ये पा रहे हैं कि अलग अलग सरकारों की सोच एकदम अलग अलग है। विद इन यूरोप देयर इज नो यूनानिमिटी। यूरोप की बात छोड़िए, अगर मैं अमेरिका की बात आपसे करूं, डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो हॉक्स हैं, चाइना हॉक्स, यानी कि जो चीन को लेकर बहुत आक्रामक हैं, होना भी चाहिए, उनका कहना है कि यह वायरस का लैब ओरिजिन है। यह तो चीन ने नकली वायरस बनाया, मतलब आर्टिफिशियल वायरस बनाया, कृत्रिम वायरस बनाया है, और चीन नहीं किया, चीन नहीं किया, चीन नहीं किया। अमेरिका की ही साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट उससे एग्री नहीं करती। मतलब जो जेन्युइन साइंटिफिक लोग हैं, जो लोग सरकार के कहने पे साइंस करते हैं, वो एक अलग होते हैं। हम यहां जेन्युइन साइंटिस्टों की बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर फॉची। उनसे बड़ा तो कोई नाम अभी तो नहीं है। डॉक्टर फॉची भी भगवान नहीं है, लेकिन अब उनकी बात तो समझ में आती है ना भैया। डॉक्टर फॉची ने साफ कह दिया कि हमने जितना स्टडी किया, कहीं से कहीं ये तो कोई आर्टिफिशियल है ही नहीं, ये तो बिल्कुल नेचुरल वायरस है और हमारी गलतियों से ये फैला है। अब ये अलग बात है कि ठीक है, ट्रंप का एग्रेसिव होना भी समझ में आता है, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं बचा है। बट गवर्नेंस इश्यूज, यानी यूरोप में कोई एक मत नहीं, अमेरिका में अलग अलग जा रहे हैं। और जब चाइना ने देखा कि दुनिया उसके खिलाफ एक हो रही है, तो चाइना हाइपर एग्रेसिव हो गया। बहुत बड़ी गलती कर रहा है चाइना। अगर चाइना हाइपर एग्रेसिव नहीं हो, पोलाइट रहे, जो कि वो रह नहीं सकते हैं, उनके डीएनए में ही नहीं है, अगर वो हाइपर एग्रेसिव न होकर पोलाइट रहे, शांति से लोगों को बोलने दे जिसको जो बोलना है, बेवजह पलट के वार करने के बारे में, मतलब वर्बल या मिलिट्री या अदरवाइज जो भी है, लोगों को ये नहीं बोले कि अगर तुमने तुमको मेडिकल हेल्प दी तो आगे बढ़ बढ़ के बोलो कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसा कर रहा है चाइना एक्चुअली। तो चाइना का बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन चाइना के साम्यवादियों को यह बात बताने वाला कोई है नहीं। और मुझे मैंडरिन आती नहीं है, तो मैं बता नहीं पाऊंगा। आपको तो आती है, इसलिए आप बता दो। नहीं सर, आपको भी तो आती है। नहीं हुआ तो ना वो रवा, मतलब मुझे मैंडरिन नहीं आती, तो मैं कैसे बताऊं? तो गवर्नेंस इश्यूज, यानी इस क्राइसिस को लेके, ग्लोबलाइजेशन को लेके, व्यापार को लेके, जीडीपी को लेके, ट्रेड फ्लोस को लेके, सारी ओपिनियन अलग अलग हो गई। अब आप बोलेंगे कि सर चीन के बाहर तो कम से कम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो फ्री चल रहा है। देखिए, चीन में तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पर भी पूरी पूरी पाबंदी। आपने मुंह खोला और आप पहुंच गए जेल। अरे डॉक्टर को ही डाल दिया ना जेल में, मौत हो गई कोरोना वायरस से लोगों की, जेल में डाला, ना सब पे केसेस कर दिए। और चीन ने सब दबा दिया। वो तो जब फूट पड़ा तो कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि लाखों लोग चाइना के दूसरी जगह भी जाके बसे हैं। चीन को पता था अब ये फूट पड़ेगा। चीन में इंफॉर्मेशन फ्री नहीं है, दुनिया में तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम दुनिया के साथ भी है। गुड्स, कैपिटल, पीपल, इनका फ्लो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। आपको बात समझ में आ रही है? और ऐसा पिछली बार कब हुआ था किसी को नहीं पता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। तो जो 30 साल की व्यवस्था बनी हुई है, जिसमें गुड्स, पीपल और कैपिटल की मूवमेंट को लेकर कभी किसी के दिमाग में शक ही नहीं आया था, आज अचानक से किसी को पता ही नहीं है कि कल क्या होगा। कल किसने देखा है, ये गाने बनाने वालों को पता था ये पैंडेमिक आने वाला। बड़े दूरदृष्टा लोग थे भाई साहब। सो नाउ यू हैव दिस सिचुएशन वेयर डिफरेंट कंट्रीज हैव अ डिफरेंट थॉट ऑन हाउ वी शुड ओपन अप। आपको बात समझ में आ रही है? मोटे तौर पर अगर आप मेरी राय इसमें मांगेंगे तो मैं एक कहूंगा, मैं जितना इनको पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, देख रहा हूं, एक बहुत ही डरावना सच सामने आ रहा है। द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड परहैप्स डू नॉट रियली नो नाउ व्हाट टू डू विद दिस पैंडेमिक। ऐसा मुझे लगने लगा है। दुनिया की सरकारों को आज धीरे धीरे अब यह कम समझ में आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और यह कैसे पता? आप देखिए ना कितना रेंज ऑफ रिस्पॉन्स आ रहा है सब तरफ से।
अगर ये लोग आपस में बात कर रहे होते, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा होता, कोई साइंटिफिक सॉल्यूशन सामने नजर में होते, तो क्या ऐसा होता? ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अभी ये जो थोड़ा सा धुंध है, इसको छटने में समय लगेगा। इसलिए बेटा खुद को बचाओ, दिसंबर 2021 तक ध्यान रखना मेरी बात। हाँ, और आगे जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचा देना। और दिसंबर 2021 में थैंक यू जरूर लिख देना कमेंट थ्रेड में। वो तो आज भी लिखो। सर डांटते क्यों? अरे डांट नहीं रहा हूं यार, बड़ा भाई हूं, प्यार से बोल रहा हूं यार तुमको। हाँ, क्या करते हो यार, गजब लोग हो यार तुम भी। अभी तक की बात समझ में आई आपको? तो दोस्तों, अलग अलग देशों के हेल्थ प्रोटोकॉल्स अलग अलग हो गए हैं। अब आप बोलेंगे सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो आप हमको? हमारा टॉपिक क्या है बेटा? जल्दी बोलो, एक बार जोर से बोल दो जहां कहीं भी बैठे हो। अगर अलग अलग देशों की सरकारों का गुड्स, कैपिटल और पीपल को लेके रुख, सोच, अप्रोच, परसेप्शन अलग अलग है, तो वो जो एक स्मूथ इंजन दौड़ रहा था वो कैसे दौड़ेगा? आपको बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों? ये बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब ग्लोबलाइजेशन की स्पीड कम हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे कह सकते हैं? डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल रॉबर्टो अज़ेवेडो का एक साल पहले त्यागपत्र देना, अगर आप उसको भी इस लाइट में देख के समझ नहीं सकते, फिर कोई भी उदाहरण, क्योंकि अज़ेवेडो को यह समझ में आएगा कि अब उनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं डब्ल्यूटीओ में, तो डब्ल्यूटीओ का क्या कोलैप्स हो जाएगा? पता नहीं, शायद नहीं हो, भगवान करे नहीं हो। भारत का बहुत नुकसान हो जाएगा, नहीं तो चीन का भी बहुत नुकसान हो जाएगा। बहुत अच्छा होना चाहिए, अरे पर अपना ज्यादा हो जाएगा गुरु। तो ये है गवर्नेंस इश्यूज। समझ में आया ना? थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ना, आपको एक एक चीज ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इंडियन सेल्फ डिपेंडेंस। आइए एक स्टेप आगे चलते हैं। दोस्तों, मई के महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। आत्मनिर्भरता से अच्छा क्या हो सकता है? वो सभी जोशीले लड़के लड़की जो सोशल मीडिया पर आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें यह कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब से रोज अपना टॉयलेट भी खुद साफ करना है, घर में झाड़ू पोछा भी खुद लगाना है, यथासंभव खाना भी अपना खुद बनाओ, यथासंभव अपनी साइकिल, टू व्हीलर, कार भी खुद ही धोना है, खुद ही करना है। ये होती है आत्मनिर्भरता। मूड खराब कर दिया तुम्हारा मैंने। अरे यार, ऐसा थोड़ी कि एक ही तरफा चलेगा। अब समझिए, आत्मनिर्भरता 1940 से लेके आज तक भारत की राजनीति में कैसी रही। समझिए, मोदी जी ने जब सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया की बात की, यह बहुत अच्छा कॉल है। यह कॉल सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने बोला था भारत में ग्राम स्वराज की स्थापना होनी चाहिए। हर ग्राम एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक के रूप में सेल्फ कंटेन्ड रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। बेवजह किसी स्टेट की दादागिरी नहीं चाहिए। ग्राम स्वराज होगा, सेल्फ डिपेंडेंट। यह सपना कभी भी पूरा नहीं हुआ। नेहरू की सरकार ने इस सपने को छोड़ दिया क्योंकि वो तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहती थी। सही गलत जो भी है वो इतिहास तय करेगा। यस और नो? उसके बाद पंडित नेहरू की जब सरकार आई तो नेहरू ने फॉर्मूला दिया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स विल रीच द कमांडिंग हाइट्स। ये उनका आत्मनिर्भरता का फॉर्मूला था। आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है। लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने कहा जय जवान जय किसान। ये उनका फॉर्मूला था, जय जवान जय किसान। इंदिरा गांधी आई, उन्होंने कहा हमारी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग सब हमारी होनी चाहिए। क्यों हम किसी की कही हुई प्राइस पर हम दवाइयां खरीदेंगे? क्यों नहीं हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते? क्यों नहीं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते, जिससे नुकसान भी बहुत हुआ। ये मैंने एक पिछले लेक्चर में लाइसेंस, कोटा, परमिट, राज आपको पढ़ा दिया है।
फिर उसके बाद राजीव गांधी आए, उन्होंने कंप्यूटर रेवोल्यूशन चालू की कि क्यों नहीं भारत दुनिया का कंप्यूटर किंग बन सकता है। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी आए, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं भारत अपनी पूरी एंटरप्रेन्योरशिप एनर्जी को ओपन कर देता है और उस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप में एक तरह से हम सेल्फ डिपेंडेंट हों, दुनिया को हम हमारी सर्विसेज सेल करना शुरू करें। आप बात समझ रहे हैं। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, जिन्होंने पोखरण 2 ब्लास्ट करके न्यूक्लियर और स्पेस रिसर्च की फील्ड में अपनी आत्मनिर्भरता का परिचय दिया, क्रायोजेनिक इंजन बनाने की दिशा में आगे बढ़े, IRNSS बनाने की दिशा में आगे बढ़े। आपको बात समझ में आ रही है। तो ये तो एक कंटिन्यूस हमारे यहां थीम रही है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आ रही है। ये अच्छा है कि अभी आई। आत्मनिर्भरता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशय है कि हम किसी पर भी डिपेंडेंट ना हो, लेकिन हम आइसोलेशनिस्ट भी नहीं होना चाहते हैं। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आत्मनिर्भरता से यह आशय नहीं है कि हम अब दुनिया से कट जाएंगे, बंद। कैसे कटोगे? गूगल यूज करना बंद करोगे क्या? फेसबुक यूज करना बंद करोगे क्या? ट्विटर यूज करना बंद करोगे क्या? इंस्टाग्राम बंद करोगे क्या? व्हाट्सएप बंद करोगे क्या? कर ही नहीं सकते ना। आप पूरी तरह इंटीग्रेटेड हो दुनिया में। आपकी डिजिटल लाइफ का 90% विदेशियों के हाथ में। इस बात को आप थोड़ा सा सोचिए और समझिए। सरकार जानती है इस बात को। तो आप आइसोलेशनिस्ट नहीं होंगे, पृथकतावादी, लेकिन आपको डिपेंडेंट भी नहीं होना है। तो आप अपनी एबिलिटीज बिल्ड करना शुरू कीजिए। यही तो वो सपना था ना 2014 से जो भारत में हमें बताया गया है, मेक इन इंडिया। अच्छा सपना है, बहुत अच्छा सपना। उसको आगे बढ़ाया जाए जल्दी से। CDS रावत भी बोल ही चुके हैं कि आर्म्स इंपोर्ट बंद करो। क्यों कर रहे हैं हम इतना आर्म्स का इंपोर्ट? बिल्कुल सही बात है। हमें हमारी क्वालिटी बनानी पड़ेगी। वो बनाएंगे तो 10 साल में आर्म इंपोर्ट भी बंद हो। याद रखना दोस्तों, ये सब बड़े सपने होते हैं। ये बड़े सपने कोई एक दिन में बोल देने से थोड़ी पूरे होंगे। ये तो आप कंसिस्टेंट R&D में इन्वेस्ट करोगे ना। अभी आप GDP के 1% से कम कर रहे हो, आप इसमें 2-3-4% कई सालों तक इन्वेस्ट करोगे तो आपके यहाँ एबिलिटीज बनना शुरू होंगी। आप वैसी साइंटिफिक रिसर्च वाली यूनिवर्सिटीज को खड़ा होने का मौका दोगे जहां लोग अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं, तो वो ग्रो होंगी। नहीं तो आप इंपोर्ट करने के लिए मजबूर रहेंगे। सच्चाई जो कड़वी है वो तो यही है ना। लेकिन ये अच्छी बात है कि आत्मनिर्भरता की बात की। हम दरअसल इस बिंदु पर हैं अभी, इंडियन सेल्फ डिपेंडेंस। बात समझे आप? लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारत ही ये कह रहा है। बहुत खतरनाक बात यह है कि यही बात यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है। अब बात समझ रहे हैं? इवन यूरोपियन यूनियन इज सेइंग द सेम थिंग। क्या कह रहा है यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन यह कहता है कि हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, सामरिक स्वायत्तता। तो इनको किससे डर लगने लग गया है? इनका कहना यह है कि हमारी कंपनियों को ऐसा ना हो कि हमारी कंपनियां इस कोविड के चलते रेवेन्यू में शॉर्टेज में हैं और बाहर के आके लोग खरीद खरीद के ले जाएं। ऐसा हम नहीं होने देंगे। बात समझ में आई? तो यूरोपीय संघ भी यही बात कर रहा है, 28 देशों का। ब्रिटेन बाहर जाएगा अभी। मतलब दुनिया में अगर कभी गलत टाइमिंग का एक उदाहरण इतिहास में लिखा जाएगा, ब्रेक्सिट। मतलब रो रहे होंगे यूके वाले कि क्यों किया हमने ब्रेक्सिट। कोविड आ गया है। अब व्यापार, व्यवसाय, GDP सब गिरने वाला है और ऐसे में आप अलग हो गए यूरोपियन यूनियन से, तो ब्रेक्सिट रिवर्स भी हो सकता है। अब ये बिल्कुल क्लियर संभावना है। ब्रिटेन बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो कैसे पिकअप करोगे आप? ऑलरेडी वहां का डेथ टोल देखा है क्या है। दोस्तों, लोग ये इन्फेक्शन और डेथ्स को इसको बड़ा कम करके आंक रहे, जो मैं जनरली समझ रहा हूं ना। मैं आपको बताता हूं मेरा क्या कहने का आशा है। इस पर हम आ रहे हैं 1 मिनट में, वापस आ रहे हैं इसके ऊपर। ये जो हमारा इश्यू सेल्फ डिपेंडेंस का है। अब अमेरिका में 82,000 लोग मर गए आज तक और ये आंकड़ा लाखों में जाने वाला है। ट्रंप हैज गिवन अप। ट्रंप ने तो बोल दिया अब यार मर रहे हैं तो मर रहो, अब हम इकोनॉमी खोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी होगा। तो दे आर प्रिपेयर्ड कि लैक्स विल पेरिश इन अमेरिका। 82,000 इज फार मोर देन द टोटल दैट डाइड इन वियतनाम वॉर इन 2 decades। और ये अमेरिका में, जहां एक अमेरिकन मरता है तो अफगानिस्तान पे बम गिरा देते हैं जाके। 82,000 मर चुके हैं। ये जो और लाखों लोग जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, जो रिकवर भी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 10 में से 9 लोग रिकवर होंगे। रिकवर होने वालों में भी लॉन्ग लास्टिंग डैमेज हो रहा है। इट इज नॉट, ये वायरस बड़ा बेदर्द है भैया।
जिनमें कोमॉर्बिडिटीज है उनमें वो अलग अलग अंगों में ऐसा ऐसा डैमेज कर रहा है कि जो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है लोगों को। सोशल डैमेज तो अलग ही हो रहा है। भारत जैसे देशों में सामाजिक नुकसान बहुत भयंकर हो रहा है। जो लोग रिकवर होके आ गए लोग उनसे बात ही नहीं कर रहे, उनको देख के मुंह फेर के भाग रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारे यहां जो लोग रिकवर होके आए उनमें से कईयों के इंटरव्यूज मैंने पढ़े मीडिया में, दे आर फ्लैबरकास्टेड बाय सोसाइटीज एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। दोस्तों, अगर हम ऐसा करेंगे तो समाज ही टूट जाएगा, क्योंकि ये बीमारी कहीं जाने वाली नहीं है। जैसा हमारे नेताओं ने हमको कहा, वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस वायरस। तो हमें स्टिग्मेटाइजेशन नहीं करना है। ये तो अमिताभ बच्चन ने भी अब सबसे अपील करी दी है, तो कम से कम अमिताभ की तो सुन लो यार। तो ये डैमेज बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, और क्योंकि ये डैमेज लॉन्ग लास्टिंग होगा तो लोगों का ग्लोबलाइजेशन के प्रति रवैया, ट्रेड के प्रति रवैया भी मूलभूत रूप से बदलेगा। मैंने यूरोपियन यूनियन का उदाहरण दे दिया आपको। अब जापान क्या कर रहा है? जापान ने क्या किया कि आबे शिंजो जो प्रधानमंत्री साहब है, उन्होंने एक स्टिमुलस पैकेज दिया ट्रिलियंस ऑफ येन का, और उसमें उन्होंने यह कहा कि जो जो जापानी कंपनियां अपनी फैक्ट्रीज जापान वापस ले आएंगी, रिपैट्रिएशन ऑफ फैक्ट्रीज, उनको हम सब्सिडीज देंगे। मतलब जापान ऐसा करेगा, ये कोई सोच सकता है? So the Japanese government is planning to subsidize firms that bring factories back. This is the direct antithesis of globalization. So China will definitely suffer. लेकिन जो लोग अभी बहुत खुश हो रहे हैं कि ये गए ये चीनी, अभी थोड़ी ठंड रख लो। अभी आपको मैं अगले बिंदु बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि चीनी क्यों नहीं गए। अभी देखते जाओ, तकनीकी रूप से बात करेंगे, तकनीकी विषय है ये। जैसे मैंने कहा, जोश जरूरी है, जोश के साथ होश और भी ज्यादा जरूरी है। तो यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी हो, या जापान का भाई रिपैट्रिएट करो, फैक्ट्री घर वापस लाओ और सब्सिडी ले लो, या अमेरिका का बार बार इंटेल को यह बोलना कि यार गुरु तुम अमेरिका में क्यों नहीं फैक्ट्री डाल देते हो यार, और ऐसा कर करके हर देश का अपने अपने व्यापारियों को अपने घर वापस बुलाने का ये सेल्फ डिपेंडेंस का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये कोविड का प्रत्यक्ष परिणाम है, और ये ग्लोबलाइजेशन का एंटीथीसिस है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक उल्टा हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का इसमें। अब इसमें होगा ये कि जो गरीब देश हैं उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। अमीर देश किसी तरह चीजों को मैनेज करके निकल जाएंगे, लेकिन वो गरीब देश जिन्होंने उदाहरणार्थ WTO से हाथ मिलाया, जुड़े कि भाई हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म वगैरह वगैरह, उनकी तो हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर इस तरह से कंपनियां छोड़ के जाने लग गई तो गरीब देश किस प्रकार से अपनी एबिलिटी का विकास कर पाएंगे? ये होगा ही नहीं। तो बेसिकली एक दुनिया जो पहले ऐसी इंटीग्रेटेड थी, उसमें फ्रैक्चर्स आने शायद शुरू हो जाए। अभी पक्के से नहीं कह सकते, लेकिन सिग्नल्स तो दिख ही रहे हैं ना। और दोस्तों, अगर वैक्सीन या दवा जल्दी नहीं आई, मेरा मतलब है 18 महीने, जल्दी का मतलब है 18 महीने, वो ठीक है। हमारे राजनेता कई बार बोलते हैं कि वैक्सीन अभी आ जाएगी, ड्रग भी, हम जानते हैं नहीं आने वाला है भाई। आप देखते चलो, जादू होगा अगर कल के कल आ गई तो। विज्ञान में वैसा नहीं होता है। HIV की 40 सालों में वैक्सीन नहीं आई है, एंटीवायरल से काम चलता है और बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उसमें भी सालों लगे। अगर 18 महीने में एक तगड़ी वैक्सीन या ड्रग नहीं आता है कोविड का, तो यह फ्रैक्चरिंग जरूर हो जाएगा, क्योंकि नेताओं के पास फिर रास्ता बचेगा नहीं, क्योंकि स्थानीय लोग बहुत सवाल पूछना शुरू कर देंगे। आपको बात समझ में आ रही है? तो यह कहानी है हमारे ये सेल्फ डिपेंडेंस वाले नारे की, जो एक्चुअल एनालिसिस है वो। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। हमारा अगला बिंदु क्या है दोस्तों? ट्रम्प्स प्रोटेक्शनिज्म एंड डीकपलिंग। डोनाल्ड ट्रंप साहब का संरक्षणवाद जो 2017 से ही शुरू हो गया था, और डीकपलिंग का मतलब होता है अपने आप को किसी दूसरी व्यवस्था जिसके साथ आप जुड़े हुए थे उससे काट के अलग कर लेना। अब आप अलग हो गए, डीकपल हो गए। समझ में आ गया आपको? क्लच का जब आप पेडल दबाते हो तो वो डीकपलिंग हो जाती है ना, नहीं तो तब तक वो चिपका हुआ रहता है, फिर वो ट्रांसमिशन डीकपल हो जाता है। मेरे अंदर का इंजीनियर बीच बीच में जाग उठता है कभी कभी, अब उसको शांत कराना पड़ेगा। आइए ट्रंप का संरक्षणवाद और डीकपलिंग को समझ लें। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2017 में, 2016 में इनफैक्ट,
अपनी पूरी चुनाव, वो खुद एक अरबपति हैं, खुद दुनिया भर में माल बेचते हैं अपना रियल एस्टेट का, और अपने वोटर्स को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन तो बहुत बुरी बात है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, तुम्हारी नौकरियां चलेगी। खुद कमाते हैं ग्लोबलाइजेशन से। यही राजनीति का मजा है दोस्तों, एंजॉय करो। और जनता को अच्छा लग रहा है ना, तो भाई जनता सबकी राजा है, जनता ने वोट दिया, बात ही खत्म हो गई। हालांकि उनकी जीत इलेक्टोरल कॉलेज से हुई थी, पॉपुलर वोट में वो हार चुके थे। पॉपुलर वोट में हिलरी क्लिंटन जीती थी। अमेरिका का बहुत ही विचित्र इलेक्टोरल कॉलेज में जिसको ज्यादा मिलता है जीतता वो है। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी वही हुआ। तो प्यारे दोस्तों, ट्रंप साहब ने क्या किया, वो संरक्षणवाद लेकर आए। संरक्षणवाद जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए, उस संरक्षणवाद में उन्होंने अपना पूरा चुनाव जीता इस वादे के साथ कि भैया हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर देंगे। बात समझ में आई? और क्यों करेंगे हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? क्योंकि ये चीनी लोगों ने तुम्हारी सारी नौकरियां छीन ली हैं। अब देखिए, ये तो झूठ है ना। चीनी कोई वहां अमेरिका के नौकरी छीन के थोड़ी गए। तुम्हें चीन का माल इतना पसंद है कि तुम 30 साल से भर भर के जहाज भर के खरीद रहे हो। चीनी तुम्हारी फाइनेंसिंग कर रहे हैं, वेंडर फाइनेंसिंग। तुम्हारी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल और मिडिल लेवल मटेरियल, मिडिल वेयर सब चीन से आ रहा है, 30 साल से आ रहा है, क्योंकि तुमको कॉस्ट आधी से भी कम पड़ती है। लेकिन ठीक है, एज अ पॉलिटिकल स्टंट ये बहुत काम किया और वो राष्ट्रपति बन गए। इसीलिए तो फिर शी जिनपिंग को परमानेंट राष्ट्रपति बना दिया गया, क्योंकि उनको मालूम था ट्रंप बहुत मारेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पिटाई शुरू की, उन्होंने टैरिफ्स बढ़ा दिए और उन्होंने बोला कि भाई ऐसे कैसे, मतलब तुम हमारे साथ इतना सरप्लस रख कैसे सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो ठीक है, टैरिफ्स लग गए, लेकिन चाइना के एक्सपोर्ट्स तो बढ़ते गए। चाइना के एक्सपोर्ट्स कोई कम थोड़ी हुए हैं, क्योंकि ये तो एक नशा है। चाइनीज एक्सपोर्ट्स जिस देश में जा रहे हैं वो तो एक ड्रग है। आप और मैं 70 से 80 हजार करोड़ के मोबाइल फोन चीन के एक साल में खरीदते हैं, ये मालूम है ना आपको? चाइनीज ब्रांड्स के 70 से 80 हजार करोड़ के मोबाइल हर साल खरीदते हैं हम। कितने? 70,000 करोड़ से 80,000 करोड़ के। खरीदना बंद कर दो कल से, आत्मनिर्भर बनो भाई, क्या कर रहे हो? तो प्रोटेक्शनिज्म, गांधी तो बोलते थे ना, आत्मनिर्भर बनना है तो अपने टॉयलेट्स की सफाई से शुरू करो सुबह। कितने बच्चे करते हैं बता देना मुझे एक बार जरा, मैं तो करता हूं, आप करते हो कि नहीं ये बता दो। हाँ, टॉयलेट की सफाई है ना, एक बाल्टी पानी ऐसा भुर्र से डाला, वो नहीं। टॉयलेट है ना, कमोड के अंदर ब्रश से पूरा साफ करना, वो होता है टॉयलेट की सफाई। कीजिएगा, आपको काफी स्पिरिचुअलिटी की प्राप्ति होगी। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, हम बदलेंगे, दुनिया बदलेगी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चीन के एक्सपोर्ट्स को रोकने में नाकामयाब हो गया। चाइना के तो एक्सपोर्ट्स बढ़ते गए, कम तो हुए नहीं। तो टैरिफ्स और बढ़ते गए, एंगर और बढ़ता गया, और फाइनली उन्होंने एक फेज 1 की डील करने की बात की डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में। जनवरी 2020, टाइमिंग देखो, में फेज 1 की डील हुई। तब तक शी जिनपिंग को यह पता था कि यह वायरस कहर बरपाने वाला है, चुप रहे वो एकदम। यही तो धोखेबाजी है चीन की। तो डोनाल्ड ट्रंप को पता ही नहीं है कि इतनी भयंकर आपदा आने वाली, और वो ये इकोनॉमिक डील्स कर रहे हैं, जबकि ये पूरा फैल चुका था वायरस तब तक, क्योंकि लाखों चीनी अमेरिका में घूमते रहते हैं, लाखों अमेरिकन चीन चाइना में घूमते रहते हैं। अरे भाई, ये जो हुआ है ना दुनिया का इंटीग्रेशन, नसीम निकोलस तालेब ने इसीलिए 2008, 9, 10 में ब्लैक स्वान में ये बोल दिया था किताब में कि हम इस तरह से इंटीग्रेट हो गए कि हम एक बहुत फ्रेजाइल, पूरी तरह से टूटने वाली व्यवस्था बन गए। हम सोच ही नहीं रहे कि सिर्फ एक वायरस काफी होगा हमको मारने के लिए, और वो हो गया। तो ये दरअसल ब्लैक स्वान है ही नहीं, ये व्हाइट स्वान है ना, इस पर पहले बात हो गई। तो उन्होंने फेज 1 की डील की, और तब उसके बाद कोविड आ गया, सब ठंडा पड़ा हुआ है, पूरा मामला ही खत्म हो गया, सारा इक्वेशन ही बदल गया। डीकपलिंग का मतलब यह होता है प्यारे दोस्तों कि किस प्रकार से हम बहुत सारी चीजों में, जैसे मेडिसिन, माइक्रोचिप्स इत्यादि इत्यादि में धीरे धीरे अमेरिका को ही फिर से आत्मनिर्भर बना दें। तो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे एडवाइजर्स ने उनको बोला कि वी हैव टू डीकपल फ्रॉम वेयर, वी हैव टू डीकपल फ्रॉम चाइना, यानी अपने आप को अलग कर लो। दवाइयों के क्षेत्र में चीन दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में भी। तो दवाइयों की बात हम करते हैं इसके केस में, या माइक्रोचिप्स की बात करते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं वो चाइना में लगी हुई हैं, भली अमेरिका की हो, क्योंकि कॉस्ट एडवांटेज बहुत है। तो अमेरिका में ये सोच आई कि डीकपल करो, धीरे 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 यहां से सब कुछ वापस लाना शुरू करो। बात समझ में आई आपको? अब जब ये हुआ तो चाइना और एग्रेसिव हो गया। चाइना को यहां पर बहुत हम्बल, बड़ा शालीन तरीके से इस चीज को संभालना चाहिए था। देखिए दोस्तों, चाइना का दबदबा यह है कि आप अगर 2018 को देखेंगे ना, तो 42% ऑफ द वर्ल्ड्स
पीपीई चाइना में बनता था। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो आज कोविड में हर बच्चे की जुबान पे पीपीई आ गया है, 2018 में दुनिया का 42% पीपीई कौन देता था? चाइना देता था। तब किसी ने ये सोचा ही नहीं कि अगर किसी दिन पैंडेमिक आ गया और सर्वत्र लॉकडाउन हो गया तो मर जाएंगे हम, तो हम क्या जीरो से मैन्युफैक्चर करेंगे? पर यही तो ग्लोबलाइजेशन था कि सबसे सस्ता, सबसे सेंट्रलाइज मॉडल एक जगह हो वही बेस्ट है। उसी पे से कंपनियों की रेटिंग होती थी, उसी पे से फंडिंग होती थी। वो पूरा मॉडल सर के बल उल्टा हो गया है, या होता दिख रहा है। कल सुबह अगर वैक्सीन आ गई, 300-400 करोड़ लोगों को एक्सेस मिल गया, तो फिर से ग्लोबलाइजेशन भी आ सकता है ना? ये तो वेरिएबल्स हैं, किसे पता। आईएम का कोई प्रोफेसर ज्यादा बेहतर बता पाएगा, जैसे पैंडेमिक की घोषणा वो इतने सालों से करते आए, एक ने भी नहीं की थी। तो प्यारे दोस्तों, ये है डीकपलिंग का कॉन्सेप्ट, और ये अब जोर पकड़ गया। ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, इनमें से एक एक टर्म में हम बहुत कुछ बता सकते हैं। अभी आज वो लक्ष्य नहीं है दोस्तों, समय भी हमारे पास लिमिटेड रहता है 1.5 घंटे का, इसलिए इसको अच्छे से करें। जैसा मैं आपसे कह चुका हूं, सोमवार को तपस्या 45 में हम आपको बताएंगे लेबर लॉ रिफॉर्म का क्या झगड़ा है भारत में, और आने वाले बुधवार को तपस्या 46 में हम आपको बताएंगे भारत का जो स्टिमुलस है वो दरअसल है क्या। बारीकी से बताऊंगा, दोनों सेशन बिल्कुल मिस मत करना। आप ही के सजेशंस पर काम हो रहा है भैया, तो आप हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। सेशन को लाइक और शेयर करो तो जरा हम भी आपके जीवन में मायने रखें, ऐसा लगे तो सही हमको। और कोशिश करो यार, जरा इसको इतना प्यार दो सेशन को, और इतना फैलाओ ज्ञान की इस गंगा को कि मजा आ जाए। रीजनलाइजेशन, क्षेत्रीयकरण, तो ये क्या नया पैंतरा है भैया, क्षेत्रीयकरण? आइए समझते हैं रीजनलाइजेशन की क्या पूरी कहानी है। अभी तक का सब कुछ समझ में आया ना आपको दोस्तों? अब सप्लाई चेन्स अगर अमेरिका अपने देश वापस ले आएगा, भारत स्वयं करने के बारे में बात करने लगेगा, तो जो सप्लाई चेन्स आज, यानी कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं आज जो ग्लोबल हैं सप्लाई चेन्स, वो क्या हो जाएंगी प्यारे बच्चों? वो धीरे धीरे नेशनल या रीजनल हो जाएंगी। बात समझ रहे हो ना? या तो वो राष्ट्रीय हो जाएंगी या क्षेत्रीय हो जाएंगी। तो जब हम बोलते हैं रीजनलाइजेशन, तो हम बेसिकली ये बोल रहे हैं कि भाई सप्लाई चेन्स केवल चाइना पे सेंटर्ड न रखकर लोग अपने अपने देशों में या अपने अपने क्षेत्रों में उसको मूव कर लें। वैसे आपको एक बात हम बताना चाहेंगे, देखिए मान लो ये एक गाड़ी है ना? थोड़ा सा पुराना टाइप का मॉडल दिख रहा है, इसको थोड़ा सा फंकी मॉडल बना देते हैं। ये नोटपैड पे स्केच करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, इतना समय होता नहीं, इसलिए हम फास्ट करते हैं, नहीं तो हम स्केचिंग थोड़ी कर लेते हैं, ठीक। तो ये मान लीजिए कि कोई एक गाड़ी है दोस्तों। बेसिकली आज की जितनी भी आधुनिक गाड़ियां होती है ना, ये सब दरअसल असेंबल्ड प्रोडक्ट्स हैं, है कि नहीं? तो मारुति अगर कोई गाड़ी बना रहा है तो मारुति खुद उसमें बहुत कम बनाता है, वो उसकी चेसी बना लेगा, इंजन बना लेगा, बाकी सब उसके वेंडर बनाते हैं। सैकड़ों सैकड़ों वेंडर, कोई सीट दे रहा है, कोई उसका स्टीयरिंग व्हील दे रहा है, कोई लेदर सप्लाई कर रहा है, कोई लाइटें दे रहा है। मारुति तो असेंबल करता जाता है, असेंबली लाइन लगी हुई है। और ब्रांड मारुति की, आपको बात समझ में आई? दुनिया में आज 60% ऑटोमोबाइल की असेंबली लाइंस इंटर रीजनल हैं, जैसे कि आसियान के क्षेत्र में आपको ऑटोमोबाइल की काफी अच्छी अच्छी ऑटोमोटिव सप्लाई चेन्स मिलेंगी। भारत एक बहुत बड़ा ऑटोमोटिव कंपोनेंट सप्लायर है दुनिया को। मैंने कहा ना, आईटी, फार्मा, ऑटो, 2000 से 2010 के बीच में ये 3 उद्योग बहुत तेजी से उठे। दुर्भाग्यवश भारत में 2010 से लेकर 2020 के बीच में एक भी नया बड़ा उद्योग नहीं आया। जो पुराने हैं उनकी तरक्की हो रही है। आईटी तो भीमकाय हो गया, हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन करेंसी हमको ला के देता है, इसलिए सभी को प्यार है उससे। और रुपया गिरता है तो आईटी का फायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, रुपया कितना भारत सरकार को गिराना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज हालत यह है कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। भारत सरकार एक सोवरेन मॉनेटरी अथॉरिटी, 100% एम्प्लॉयमेंट का टारगेट लेके अगर आज चलना है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, तो रुपए को गिरा दो। आज की स्थिति, आप तो युद्ध में हो ना, कोविड के साथ जो युद्ध है, सब कुछ बंद हो गया है, गिरा दो रुपए को, कोई दिक्कत नहीं। तेल वैसे ही बहुत सस्ता है, टेंशन मत लो। और आरबीआई के पास फिर $550 अरब किस दिन के लिए बचा के रखे हैं? बचा लेना रुपए को बाजार में, रुपए खरीद के बचाते रहना वैल्यूज की, लेकिन रुपए को गिराया जाए ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े। ये एक एक्सपर्ट थॉट है। भारत सरकार इसमें यकीन फिलहाल नहीं करती है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स टू बी यूज्ड एज द मींस ऑफ 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन
जो कि चीन ने बहुत अच्छे से 15 साल 20 साल किया, वो अभी फिलहाल हमारी नेशनल पॉलिसी मेकिंग में नहीं आया है। आएगा, कभी ना कभी आएगा। तो रीजनलाइजेशन में ऐसा बोल रहे हैं कि धीरे 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 सप्लाई चेन्स को हम अपने देश में ले आएं या बिल्कुल आसपास के देशों तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दें। यह समझ रहे हैं आप? डेंग शाओपिंग से एक बार यह सवाल पूछा गया कि यार आप तो कम्युनिस्ट हो, तो आप ये अमेरिका की कैपिटल क्यों ला रहे हो? हैं? उस पर डेंग शाओपिंग का उत्तर था, मतलब दिस इज सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। चीनी लोग बड़े बदमाश, हर चीज के लिए उत्तर रहता है इनके पास। तो डेंग से जब पूछा गया कि डिस्पाइट बीइंग अ कम्युनिस्ट हाउ आर यू यूजिंग कैपिटलिस्ट फंडिंग, तो उनका जवाब था कि हम जो कर रहे हैं उसको कहते हैं सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। बात समझ में आया? तो अब दुनिया ये बोलने लगी है धीरे धीरे, हम ये रीजनलाइजेशन पे बोल रहे हैं कि ठीक है, चाइना में सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक रहा ना काफी लंबे समय तक, तो क्यों ना अब ग्लोबलाइजेशन विथ फ्यूअर चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक बना दिया जाए। मतलब आज तक वैश्वीकरण का मतलब ही चाइना हो गया था। वैश्वीकरण का मतलब ही था मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन केंद्रित चाइना पे होगी। तो अगर चाइना सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक के नाम पर कैपिटलिज्म से, फ्री ट्रेड से अपने लोगों को अमीर बना सकता है, तो क्यों ना दुनिया के देश ग्लोबलाइजेशन विद फ्यूअर चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक करना शुरू कर दें। कितना बढ़िया प्ले ऑन वर्ड्स इसको कहते हैं। आपको बात समझ में आई? अब यहां एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको फिर से याद दिला दूं। आज जब हमने लेक्चर की शुरुआत की थी, हमने आपको एक बहुत मजेदार बात बताई थी दोस्तों। सप्लाई बर्बाद नहीं हुई है दुनिया की, डिमांड बर्बाद हो गई है शटडाउन से। तो आज जब आप रीजनलाइजेशन की बात करोगे तो उसमें उम्मीद का दीपक इसलिए टिम 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 टिमा रहा है क्योंकि डिमांड क्रैश हुई है, सप्लाई नहीं। मतलब सप्लाई चेन्स तो आज भी जिंदा है, तो उनको हम रीजनलाइज कर सकते हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन का स्वरूप बदलेगा, ये लगभग हम तय मान ले। अब ये अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या इसके कुछ मिलिट्री इंप्लीकेशंस होंगे, ये हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज तो तय है, वो जेट सेटिंग वर्ल्ड वो तो बदल जाएगा, बिल्कुल पक्का है। 5 साल के भीतर क्लाइमेट चेंज विल बी द बिगेस्ट इश्यू। ये आप आज जरा लिख के रख लो कहीं पर। मई 2025 में हम कोविड की बात नहीं कर रहे हैं। 5 साल तो यूं पलक झपकते बदल जाते हैं दोस्तों। एक पल की फलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। तो प्यारे दोस्तों, 5 साल के बाद हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। और क्लाइमेट चेंज में उस वक्त सबसे बड़ी बात क्या हो रही होगी पता है आपको? केवल और केवल एक, और वो है SLR। अरे वो कैमरे की बात नहीं कर रहा हूं, ये SLR क्या है कमेंट में बता दो। मेरा टॉपिक नहीं इसलिए छोड़ रहा हूं यहां पर, आज का टॉपिक नहीं, आगे बात करेंगे। तो केवल SLR की बात हो रही होगी जिसके बहुत सीरियस इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। तो ये परिवर्तन तो आ रहा है, बात समझ में आई? तो ग्लोबलाइजेशन विद फ्यूअर चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक अब कहीं ना कहीं संभव होता दिखेगा, क्योंकि डिमांड इज द प्रॉब्लम जिसको आप स्टिमुलेट कर सकते हो। सप्लाई चेन तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो टूट गई होती तो बहुत दिक्कत होती। आपको बात समझ में आई? आपने जारा के बारे में सुना है? ZARA, जारा। ये स्पेन का एक बहुत बड़ा फैशन रिटेलर है, दुनिया में हर कोई जानता है जारा के बारे में। ये एक ऐसी सफलता की कहानी है जो अनबिलीवेबल कहानी है। जारा इतना जल्दी जल्दी फैशन बदलता है, रैपिड चेंजेस। तो मतलब जारा फैशन इंडस्ट्री को चला रहा है कि फैशन इंडस्ट्री जारा को चला रही, कई बार यही समझ नहीं आता है। जारा की दुकानें इसलिए चलती हैं क्योंकि दे चेंज देयर डिजाइन्स वेरी 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 फ्रीक्वेंटली। महंगे हैं जारा। आपको पता है ये कैसे कर पाता है पूरा डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट? क्योंकि जारा सिर्फ एक सप्लाई चेन से काम नहीं करता है। जारा की अपनी बहुत सारी अलग अलग सप्लाई चेन्स है जो कंटिन्यूअसली अलग अलग डिजाइन सप्लाई करती हैं। तो जारा तो ऑलरेडी ये रीजनलाइजेशन मॉडल चला रहा है और उसी पे से तो वो इतना रैपिडली ग्रो कर पाया। तो बाकी लोगों को भी अब ये समझ में आने लगा है कि जारा मॉडल पे कहीं शिफ्ट नहीं होना पड़ जाए।
तो अब जो लोग बहुत बहुत खुश हो रहे थे कि हम चीन को पटकनी दे देंगे, मेरे लिए आपके पास थोड़ी सी दुख भरी खबर है भैया। चीन को पटकनी 10 साल तक तो हम नहीं दे पाएंगे, उसके बाद दे देंगे, क्योंकि अभी दुनिया चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी पे शिफ्ट हो रही है। क्या होता है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी? प्यारे दोस्तों, एक बार कोई देश अपनी अधोसंरचना का विकास कर ले, वहां बाहर से आई हुई कंपनियां लाखों लोगों को नौकरी दे दें, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 साल वहां बिता लें, वहां अपनी ब्रांड और गुडविल क्रिएट कर लें, उनकी पूरी बैलेंस शीट में वो सब नाम आने शुरू हो जाएं, उसके बाद वहां से सब कुछ छोड़ के अपनी जड़ें उखाड़ के कहीं और जाना असंभव होता है। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे सर, चीन ने वायरस फैलाया सर, चीन को तो हमें दंडित करना है सर। हाँ, करना है गदाधारी भीम, लेकिन ऐसे नहीं कर पाओगे, जोश से नहीं होगा, ये होश से होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? जो कंपनी को आप छोड़ने को बोल रहे हो उसकी ब्रांड इक्विटी भी तो तबाह होगी, उसकी गुडविल भी तो 140 करोड़ के बाजार से खत्म होगी। वो क्यों ऐसा करना चाहेगा? तो कंपनियों के हित में यह नहीं है कि वो सब छोड़ छाड़ के भाग खड़ी हों, अनलेस कोई देश उनको आदेश दे कि सब छोड़ के आओ। ऐसा कोई देश कभी नहीं करेगा, कंपनियों को ऐसा नहीं चलाया जा सकता है। तो अब रियलिस्टिकली क्या होगा ग्लोबलाइजेशन के अगले फेज में? चाइना प्लस वन। हर बड़ी कंपनी चाइना का अपना बेस बना के रखेगी, उसको थोड़ा छोटा करेगी और किसी दूसरे देश को एक रिडंडेंसी और एक ऑल्टरनेटिव क्रिएशन का मौका देगी। आपको बात समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। इंटरनेशनली इसके ऊपर काफी कुछ छप रहा है, हमने भी वही पढ़ के आपके साथ शेयर करने का सोचा। बेसिकली जैसे गूगल ने वियतनाम में पिक्सेल स्मार्टफोन बनाना शुरू किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने वहां पर अपना सरफेस का टैबलेट, माइक्रोसॉफ्ट का शानदार लैपटॉप है वो सरफेस टैबलेट है बेसिकली, वहां किया। लेकिन आप एक बात समझ लें, किसी भी देश में पूरी सप्लाई चेन स्थापित करना और उसमें प्रॉफिट लाना कितने सालों का काम है? 5 से 7 साल। कोई 5 महीने में थोड़ी होता है। तो कोई भी कंपनी कोई अपना चलता धंधा बंद करके ऐसा थोड़ी कि यहां से ये उठाया और वहां रख दिया, नॉट एट ऑल। इट विल टेक 5 to 7 years टू शिफ्ट स्लोली एंड स्टेडिली, और वो भी शिफ्ट कोई नहीं कर रहा है, लोग पैरेलल बना रहे हैं। तो ये जो हम मीडिया में सुन रहे हैं 1100 कंपनियां चीन छोड़कर भागने की तैयारी, ऐसा कुछ भी नहीं है जहां तक मेरी रीडिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूं। वो सारी कल को भारत आ जाए, मैं तो चाहता हूं आओ ना, सबको नौकरियां मिलेंगी, ऐसा होता नहीं है। वो अपने इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा शिफ्ट करेंगी, अपना पूरा पांव वहां से नहीं हिलाएंगी, धीरे से थोड़ा पैसा यहां लगाएंगी। हमें लाना चाहिए उनको, हमें उन्हें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए, हमें उन्हें बहुत अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, सेफ सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट देना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि लेबर लॉ को डाइल्यूट तुरंत कर देना चाहिए। बिल्कुल आपकी सोच है, आपको मुबारक, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने एक बात सोची है, अगर कोई बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी भारत आ जाती है और आपके यहां लेबर लॉ सारे डाइल्यूट हो चुके हैं, अगर यूरोप में किसी ने उस कंपनी पे केस कर दिया कि आप भारत में स्लेव लेबर लगा के उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो आपको पता है वो कंपनी को धंधा बंद करना पड़ सकता है, बिलियंस ऑफ डॉलर का फाइन लग सकता है, ये मालूम है आपको? ऐसा नाइकी, एडिडास सब फंस चुके हैं स्वेट शॉप्स के मामले में, आसियान में बड़े मुश्किल से बच के निकले। ह्यूमन राइट्स कुछ देशों में तो आज भी मायने रखते हैं, यूरोप में बहुत मायने रखते हैं। तो लेबर लॉ का रैंडम डाइल्यूशन इज नो गारंटी ऑफ अट्रैक्टिंग ब्रांडेड कॉर्पोरेशंस। ये ध्यान रखना, उसमें बहुत गहरे खतरे इन्वॉल्व हैं। बल्कि आप अच्छे लेबर लॉज रखोगे तो और बहुत अच्छी कंपनियां आना पसंद करेंगी, क्योंकि उनको खतरा कम दिखेगा। मैं प्योरली फाइनेंशियल बात कर रहा हूं, अभी ह्यूमन राइट्स की तरफ तो मैंने इंडिकेशन भी नहीं दिया है, लेकिन समझदार को इशारा काफी, थोड़ा सा सोच के देखिएगा मैंने क्या कहा। तो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का मतलब है चीन में अपना बेस जिन्होंने बना लिया वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो ऑल्टरनेटिव जरूर देखेगा रे भैया। बात समझे कि नहीं? और ये दुनिया भर के देश इस दिशा में सोच रहे हैं। लेकिन प्यारे साथियों, अब एक और पैरेलल बहुत बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है, और वो है डिजिटल कर्मचारियों का। डिजिटल वर्कर्स अचानक से मेन स्ट्रीम हो गए हैं। आप याद कीजिए दोस्तों, जनवरी के महीने में अगर मैं आपसे कहता कि क्या आप वर्किंग फ्रॉम होम को सपोर्ट करते हैं, तो कितने लोग आप में से सपोर्ट करते हैं? मुझे बताइएगा कमेंट थ्रेड में। अगर मैं आपको जनवरी के महीने में कहता भैया कि आप वर्किंग फ्रॉम होम कीजिए,
पूरे 7 दिन वर्किंग फ्रॉम होम या हफ्ते में 6 दिन वर्किंग फ्रॉम होम, 10, 15, 20% लोग बोलते हैं। आज 90% लोग घर से वर्क कर ही रहे हैं ना, 10%, 20% वो नहीं कर पा रहे हैं जो घर से कर ही नहीं सकते, काम का नहीं। अब यहां से आगे डिजिटल वर्कर्स आर अ रियलिटी। दुनिया की कंपनियों को पिछले 4 महीने में यह समझ में आ गया कि बेवजह डरते थे हम तो वर्किंग फ्रॉम होम से। अरे भाई, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां पूरा पूरा काम अगर वर्किंग फ्रॉम होम कर सकती हैं तो दूसरी सर्विस सेक्टर की कंपनियां तो कर ही सकती हैं। होटल वाले नहीं कर सकते, हम समझ रहे हैं, बहुत सा ट्रैवल टूरिज्म वाले नहीं कर सकते, एंटरटेनमेंट पार्क वाले नहीं कर सकते, क्रूज लाइनर्स वाले नहीं कर सकते, वो सब मैं समझ रहा हूं, लेकिन बाकी के लोग तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है दैट कंपनीज आर नाउ reconfiguring their entire working using digital workers. At least in the white collar labor space, ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बिजनेस ट्रैवल 80-90% गिर सकता है। आपको बात समझ में आई? धीरे धीरे दुनिया के 10 देशों में बैठे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही बात करेंगे और पार्लियामेंट्स पूरी चलने लग जाएंगी वर्चुअली। तो लोग फाइनली स्वीकार ही कर लेंगे कि ठीक है यार, ऐसे ही चलना है। ये जो चेंज है ना, इसका ग्लोबलाइजेशन पर क्या असर आएगा अभी पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये बात आप समझ रहे हैं? आपको पता है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने क्या कहा है हाल फिलहाल में? बहुत ही मजेदार चीज बोल गए मैक्रोन साहब। इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन जा रहा था 1980 से, वो खुद एक जमाने में इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं, तो उन पर आरोप भी लग सकता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, लेकिन फिलहाल तो राष्ट्रपति हैं, चूहे बिल्ली को छोड़ दें हम। इमैनुअल मैक्रोन का यह कथन है हाल फिलहाल में कि जिस तरह से वैश्वीकरण चल रहा था, यह तो बिल्कुल साफ था कि इस साइकिल को तो टूटना था ही। दिस साइकिल could not have gone on and on and on. और कहीं ना कहीं जाकर the excesses of globalization had to come to an end. That a virus was needed to bring it to an end is a very sad and a tragic way. But ये शक पहले से कई लोगों को था कि ऐसा आखिर कब तक चल सकता है और ऐसा कब तक चलने वाला है। तो डिजिटल वर्क is going to make some very very fundamental changes in the way the world works, और वो चीन जैसे देशों के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बात समझ में आई? हमारा जो अगला बिंदु है, अब हम 5 मिनट में लेक्चर को समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बहुत तकनीकी लेक्चर में भी मैं आपको बहुत सारी ऐसी नई नई बातें बता पाया जो आपके नॉलेज के लिए, एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होंगी। इन्वेंट्री ट्रिक दोस्तों, इन्वेंट्री का मतलब होता है आपके वेयर हाउस में आपने कितना स्टॉक जमा करके रखा है। समझ रहे हैं ना इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यह है कि दुनिया में कंपनियों ने लगातार अपनी इन्वेंट्री को कम किया है ओवर द इयर्स, कि बहुत ज्यादा स्टॉक रखना इनएफिशिएंट माना जाता रहा। आपको बात समझ में आ रही है? मतलब 1995, 2000, 2005 में किसी से पूछते कि इन्वेंट्री का क्या लेवल होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है ना, तुम बहुत खराब मैनेजर हो, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन होना चाहिए, जस्ट इन टाइम सेल्स होना चाहिए, ऐसा सब था। लेकिन ये सब उस नॉर्मल सिचुएशन के लिए ठीक होता है जहां ग्लोबल सप्लाई चेन बिना हिंड्रेंस के चल रही हैं। आज की स्थिति में यह बिल्कुल तय मान के चलिए कि इन्वेंट्री लेवल्स फॉर लार्ज मैन्युफैक्चरर्स आर गोइंग टू राइज। मतलब लोगों की वेयर हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ेंगी। ई कॉमर्स में वैसे भी नॉर्मल मॉम एंड पॉप शॉप या नॉर्मल फिजिकल रिटेल शॉप्स के मुकाबले काफी ज्यादा इन्वेंट्री। अमेजन तो एक नॉर्मल दूसरे रिटेलर से ज्यादा इन्वेंट्री लेके चलता है, 3 गुना तक लेके चलता है, क्योंकि ऑर्डर कैसे कब कहां आएंगे उसके हिसाब से उनको पता है कि इसको ज्यादा रखना है। तो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट कंपनीज विल वांट टू कीप इन्वेंट्री क्लोजर होम। आप भारत में काम करके चीन में तो इन्वेंट्री नहीं रखोगे ना, अपनी भारत के अंदर ही रखना चाहोगे। तो वैश्वीकरण पर उल्टा दबाव, द प्रेशर टू हैव इन्वेंट्रीज लार्जर एंड क्लोजर होम का भी रहेगा। आपको बात समझ में आई? अब हम हमारे अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, तो क्या फिलहाल कुछ आशा की किरण दिख रही है? और समरी, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, ट्रैवल बबल्स। तो ये ट्रैवल बबल्स क्या होते हैं, और आइए आज का फिर सारांश भी ले लिया जाए। प्यारे दोस्तों,
दुनिया के कुछ देशों ने अपने यहां कोविड को रोकने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है। आपको बात समझ में आई? ट्रैवल और टूरिज्म पूरी तरह से टूट चुका है। आप बात समझ रहे हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रैवल और टूरिज्म कितना टूट चुका है तो उसके लिए एक नंबर बताना जरूरी है। 2019 में दुनिया में कितने लोग हवाई जहाज में यात्रा किए थे? एनी गेसेस? कोई नंबर आप गेस कर सकते हैं? 460 करोड़ हवाई यात्राएं 2019 में हुई थी। सोचिए, वायरस की तो ऐश हो गई, मतलब कहीं से कहीं जाना है ना, वायरस को तो कुछ करना ही नहीं है। 460 करोड़ फ्लाइट्स उड़ी थी 2019 में। आपको बात समझ में आ रही है? इतनी फ्लाइटें ली हैं लोगों ने, और वो फिलहाल 90 to 95% क्रश हो चुका है। पूरा का पूरा धंधा डाउन है, और उठेगा भी तो बहुत धीरे 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 ही जाने वाला है। इस लेवल की जो परिचालनता थी या जो मोबिलिटी थी वो तो आना ही नहीं है, ये हर किसी को समझ में आ गया है। तो अब एक बात यह हो रही है कि क्या हम कुछ देशों के ऐसे इंटीग्रेटेड बबल्स बना सकते हैं क्या? जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का एक बबल बना दिया और इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया ट्रैवल और टूरिज्म के लिए, या चाइना और आसियान का कोई बबल बना लिया और उनको इंटीग्रेट कर दिया। ये एक आशा की किरण है कि भाई इस तरह से हम काम को फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये आसान है नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का हो सकता है कोविड मैनेजमेंट और स्क्रीनिंग और टेस्टिंग को लेकर सोच एकदम अलग हो। कोविड की जो टेस्ट होती है ना, वो टेस्ट भी बहुत अजीबोगरीब है। वो कोई इतनी सरल टेस्ट तो है नहीं। वो लंबी सी काड़ी नाक में डालते हैं, अंदर तक पेन होता है उसमें, पूरा अंदर तक घुसा देते हैं और वहां से वायरस को पकड़ के निकालते हैं, मतलब सैंपल को। उसी तरह गले में, सिर्फ जुबान से थोड़ी, यहां से निकालते हैं। तो इट्स अ पेनफुल टेस्ट। ये कोई टेस्ट इतनी सरल थोड़ी कि फटाफट हो गई, 10-10 सेकंड घुसा के रखते हैं कई बार। तो ये अजीबोगरीब टेस्ट है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, एंड इट इज मच बेटर देन डाइंग। तो इसलिए डाइंग अ वेरी पेनफुल डेथ या गेटिंग स्ट्रक विद द वायरस और इन्फेक्टिंग अदर्स, तो लोग उसमें कोऑपरेट भी करते हैं। अब जो है सो है, मैं डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं आपको। तो ट्रैवल बबल शायद आगे कुछ आए। तो आइए आप समराइज कर देते हैं सेशन को और 2 मिनट में कंप्लीट करते हैं। आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर भी जरूर बनिएगा। तो आज की हमारी समरी मेरे प्यारे साथियों ये है कि ग्लोबलाइजेशन जैसा आपने और हमने इसे देखा है 1980s, 90s, 2000s में, वो तो गया। अब एक नई दुनिया सामने आ रही है। इस नई दुनिया में थोड़ा डर है, थोड़ी घबराहट है, थोड़ी आशंका है, थोड़ी चिंता है, लेकिन उम्मीद भी है, क्योंकि लोगों ने अच्छा समय देखा है। अब वैक्सीन और दवाइयों की जरूरत है। उसके बाद धीरे धीरे देश नॉर्मल होंगे, सोचने की प्रोसेस नॉर्मल होगी। शायद तब लोग रॉबर्टो अज़ेवेडो को मना के भी लिया, अरे चल चल आजा आजा, अरे नहीं भाई आजा, अरे आजा भाई, वापस आजा, WTO में तेरी जरूरत है, आजा भाई। लेकिन उसके लिए पहले वैक्सीन चाहिए। टिल दैट टाइम नथिंग मच कैन बी अचीव्ड। तो प्रभु सब हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे साइंटिस्ट हमें यह सॉल्यूशन दे, क्योंकि ये जितना डिले होगा ग्लोबलाइजेशन उतना वीक होगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारे सारे बिंदु कवर हो गए और ये लेक्चर यहाँ हमने कंप्लीट किया। कैसा लगा हमें बताएं, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ आपको ये बता दूं, हमारी सारी रिसोर्सेस आपके लिए उपलब्ध हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और मेंबरशिप ज्वाइन करें। सिविल्स तपस्या की साइट को यूज करें, डेली डाइजेस्ट के लिए फ्री है ये। मेल भरें अपना डिटेल्स, करंट अफेयर की साइट यूज करें, सीए बूस्टर को यूज करें। सारे नोट्स अपने हैंड रिटन तैयार करें। ये जो पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे, इसमें ये सारी लिंक्स भी हैं और आगे के भी अभी जितने सेशन हुए वो सबकी लिंक भी दी है। आपके टेस्टिमोनियल का हमें दिल से बेसब्री से इंतजार है। प्यार से लिखें, हमें बताएं कैसा लगा। पीटीज आईएएस एकेडमी के बहुत ही शानदार ऑनलाइन और हार्ड डिस्क कोर्सेस अवेलेबल हैं। टीम से संपर्क करें, जानकारी लें, एनरोल करें, आपको बहुत फायदा होगा। जो लोग डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपके लिए लिंक है। पूजा जैन बागपत से, मोहम्मद शफी रिसालदार कर्नाटक से, विक्रम सिंह दिल्ली से तपस्या में जुड़े हैं। आप सभी बच्चों को हमारी शुभकामनाएं। खूब पढ़िए और जीवन में अलग अलग परीक्षाओं में सफल होइए। बाकी के लोग भी तपस्या के साथ ऑफिशियली एनरोल कर लीजिए। वैश्वीकरण का भविष्य यहीं समाप्त नहीं, मतलब वैश्वीकरण का भविष्य है ये लेक्चर समाप्त। प्यारे दोस्तों, आज आपको पीडीएफ में सरकारी योजनाओं में बहुत ही प्यारा डोनर का मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये सारा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमने दिया है। इसको पढ़िए, समझिए, ये सब आपके लिए। ये पूरा कंटेंट तपस्या में, क्योंकि 3 चीजें हम एक साथ लेते रहे हैं, सिलेबस कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स,
प्रीलिम्स एमसीक्यू, बहुत मेहनत से बनाए हुए ये सारी चीजें हैं, इनको यूज करें, एग्जाम में पूछी जाएंगी, अच्छे से करें। विवेक कुमार दिल्ली से, शुभाशीष भोई ओडिशा से, तनुज कुमार आगरा से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। खूब पढ़िए और सरकारी योजनाओं की तैयारी रखिए। एंड दिस ब्यूटीफुल 500 पेज कंपाइलेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इज अवेलेबल और बुक स्टोर, और हमने नीचे कमेंट में लिंक भी दी हुई है। आज के हमारे 10 सुपर क्वेश्चन भी रेडी हैं। इसके साथ तपस्या सीरीज में 440 हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दिए हैं। ये आप ऑनलाइन भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो सारा सिविल तपस्या पे आपको इसकी अलग अलग लिंक्स मिल रही हैं, उसको यूज करें। ये हैं हमारे 10 क्वेश्चंस, अच्छे से सॉल्व करना। राकेश कुमार दिल्ली से, प्रतीक शर्मा छिंदवाड़ा से, अनुराग कुमार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। खूब पढ़िए, जीवन में खूब आगे बढ़िए। तो ये था आज का हमारा पूरा कंटेंट, एकदम रॉक सॉलिड 5 स्टार कंटेंट है। यूज करो बेटा, पढ़ो, जीवन में सफल हो। अब ये हमारे पुराने सेशंस, जो पीडीएफ आप पीटी ऐप से डाउनलोड करोगे, उस पर लिंक करोगे तो ये सब ओपन हो जाएंगे क्लिक करते ही। यूज कीजिए, बहुत बढ़िया हमारी ये यात्रा चल रही है। बस आपके प्यार का हमें इंतजार है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुनिया तक पहुंचाइए। मेरी तरफ से आज इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।